चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शारिक, आपने ये इतना ज़बरदस्त जो है ना एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, इतना ज़बरदस्त जो है ना एक ग्रुप बनाया और लोग जिसमें आ रहे हैं, जिसमें लोगों के कंसर्न्स हैं, क्वेरीज हैं, स्पेशली टू स्टार्ट बिजनेस इन जर्मनी, उसके हवाले से। तो हमने इसके ऊपर कई सेशन कर चुके हुए हैं। हम उसके ऊपर ई कॉमर्स जर्मनी में इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों को बता रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, हम फेसबुक पे भी डालते रहते हैं। ई कॉमर्स ग्रुप हमने एक अलग से बना दिया हुआ है फेसबुक के ऊपर, जिसमें सिर्फ हम ई कॉमर्स की बात ही करते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग हम गाहे बगाहे शेयर भी करते रहते हैं। वो आप लोग जरूर देखें। जो कहने का मकसद है वो ये कि आज हम जिस पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हैं वो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन जर्मनी। और जर्मनी के हवाले से हम लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि हम किस गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं। जो लोग स्पेशली यहाँ पे जो बिजनेस करते हैं, उमर कमाल साहब आ जाए, बड़ी खुशी हुई मुझे। फर्स्ट टाइम मेरा इस तरह पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है और फेसबुक पे इंटरेक्शन हुआ। इन्होंने बताया ये अपना बिजनेस कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त है, वेबसाइट वगैरह शेयर की, वहाँ पे प्रोडक्ट्स का बताया। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, मतलब मैं खुद वहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ और भी हमारी कम्युनिटी में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि जर्मनी की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एज अ बिजनेस कम्युनिटी क्या वर्थ है। मतलब यूएसए नो डाउट बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन अगर आप स्टैट्स की बात करें तो जर्मनी की आबादी जो है, मतलब 8 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, मतलब चाइनीज पॉपुलेशन जो अरब में है, और इसी तरह यूएस की जो पॉपुलेशन, जो कि ह्यूज पॉपुलेशन और ह्यूज मार्केट है, उसको कम्पीट कर रहे हैं। मतलब इन द टर्म ऑफ इम्पोर्ट्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स, मतलब जर्मनी इज ऑलवेज अमंग टॉप 5, मतलब इवन टॉप 3 में आता है जर्मनी जो है। लेकिन टॉप 5 में तो ये हर वक्त रहता है, मतलब अलॉन्ग यूएसए, चाइना और दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके साथ कम्पीट कर रहा है। मतलब 8 करोड़ की आबादी वाला मुल्क अगर कम्पीट कर रहा है दुनिया की बिगेस्ट इकोनॉमीज के साथ, और डेफिनेटली उसमें कोई पोटेंशियल है, उसमें कोई चीज है कि वो जो इतना बड़ा मतलब टक्कर दे रहे थे इतनी बड़ी सुपर पावर्स को, चाहे वो मतलब आप कह दें कि वारफेयर के हिसाब से हो, चाहे वो इकोनॉमिकली देखा जाए, तो सुपर पावर्स को ये टफ टाइम दे रहा है। और रिसेशन में हमने देखा जो 2008-9 का रिसेशन आया, उसमें हमने देखा जर्मनी और फ्रांस जो है, इन्होंने यूरोप को पूरे को संभाल के रखा। इसी तरह बाद में कोरोना टाइम्स में हमने देखा कि कहाँ कहाँ लोगों की चीखें निकली, लेकिन जर्मनी ने, गवर्नमेंट ने ना सिर्फ सब्सिडाइज किया बल्कि लोगों को जॉब्स जो है उनको रिटेन करने में मदद की अपनी इंडस्ट्री की, मतलब खुद बाइट कर दिया, सब्सिडाइज की चीजें, और बड़ा सक्सेसफुली इन्होंने किया। डेफिनेटली क्रिटिक्स हर जगह होती हैं, अच्छे बुरे कहीं ना कहीं से फैसले हुए होते हैं जिन पे क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन इन जनरल देखें तो बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने टैकल किया सारी सिचुएशंस को। अच्छा, अब जो हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी लिविंग इन जर्मनी जो है, ये ज्यादातर जॉब पेशा अफराद के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अगर हम यूएस से जाएं, यूके में जाएं, तो वहाँ हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा है, वहाँ हमारे मतलब प्रोफेशनल्स भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जर्मनी अभी डेवलप हो रहा है, जर्मनी की कम्युनिटी। मुझे याद है मतलब 2006 नहीं 2007 में मेरी जो ना शादी हुई, निकाह हुआ सबसे पहले। तो निकाह के बाद जब हमने फैमिली वीजे के लिए अप्लाई किया, उस वक्त तक इनकी कोई खास पॉलिसी नहीं थी, मतलब पता ही नहीं था कि करना क्या है। मतलब फर्स्ट टाइम हमें पता चला कि यूनियन कौंसिल पे कैसे केस जाता है, यूनियन कौंसिल कैसे गलत होती है, कैसे सही करना है। तो मतलब बताने का मकसद है कि उस वक्त इन्होंने फर्स्ट टाइम जॉब देना स्टार्ट की, उस वक्त इन्होंने फैमिली यूनियन वीजे देना स्टार्ट किए। तो ये बहुत पीछे है कि हम, हमारी जो कम्युनिटी डेवलप हो रही है जर्मनी में, अभी हम बहुत पीछे हैं एज कम्पेयर टू यूके और यूएसए में, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत बहुत देर से लोग गए हुए हैं, बहुत ज्यादा लोग गए हुए हैं, फैमिलीज वहां पे सेटल हुई हैं। अब जर्मनी में चले लास्ट 15 ईयर्स में बड़ी अच्छी है, एक टर्नओवर आ रहा है, फैमिलीज जा रही हैं। इवन दो अभी भी फैमिली यूनियन का जो केस है, सिनेरियो बहुत टफ है, बहुत टफ से मुराद है बहुत प्रोलोंग किया हुआ है, लोग बहुत तंग है उस चीज से। लेकिन अब क्या हो सकता है, लोग चल रहे हैं, कर रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, फिर भी लोग स्टडी करने आ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। तो ये एक पर्सपेक्टिव है हमारा कि हम जॉब्स कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इन लॉन्गर रन अगर देखा जाए तो हमारी कम्युनिटी सेटल्ड कम्युनिटी नहीं है जर्मनी के अंदर। उसमें लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है, उसमें कल्चरल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। लोग प्रेफर करते हैं कि हम यूएसए चले जाएं, कनाडा चले जाएं, या जर्मनी जर्मनी कह रहा हूँ यूके चले जाएं, हम वहां जाके ज्यादा जो हमारी कम्युनिटी है उनके साथ इजीली सेटल हो सके। इसकी एक वजह ये भी बहुत बड़ी है जो मेरे ख्याल में, जो मैंने ऑब्जर्व की है। मैं भी 99 से जर्मनी गया हूँ, और जो मुझसे भी पुराने लोग हैं वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी भी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं
तो तकरीबन 23 साल का अरसा मुझे हो गया जर्मनी के साथ इन टच रहते हुए जर्मन सिस्टम में। मतलब इनफैक्ट कि मैं 18 साल का था जब मैं जर्मनी में आया, तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो अपब्रिंगिंग है, जो प्रोफेशनल अपब्रिंगिंग है, वो तो मेरी जर्मनी में ही स्टार्ट हुई है। तो मैंने जर्मन कल्चर को भी देखा भी है, बहुत चीज़ों में मैं इन भी रहा। अब मैं पाकिस्तान मूव करके हूँ, लेकिन नाना जाना जर्मनी रहता है। तो जिसकी वजह से मुझे जो है पाकिस्तान का भी लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट सिचुएशन में उससे भी बहुत अच्छी तरह अटैच हूँ। और जो जर्मनी में लेटेस्ट चल रहा है मैं उसके साथ भी बहुत अच्छी तरह अटैच हूँ, क्योंकि मेरा मतलब अर्निंग का सिलसिला ही जर्मनी के अंदर है। तो मेरी जो अटैचमेंट है दोनों कंट्रीज के साथ बहुत ही मतलब कह देंगे बहुत क्लोज है। तो जो चीज़ें हम देखते हैं कि हम लोग फैमिली सफ़र करती है हमारी, हम लोग उतर जाते हैं, हमारे माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं, हम जाना चाहते हैं पाकिस्तान, हम जा नहीं सकते क्योंकि जॉब हमारी ऐसी होती है, अनपेड छुट्टियाँ लें तो हमारा सिस्टम हिलना शुरू हो जाता है। और जॉब करते रहे तो पैसे आते रहते हैं, जॉब नहीं है तो पैसे हमारे पास आने रुक जाते हैं। ठीक है? ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है लोगों के ज़हनों में कि अब हम क्या करें? अब हमारे माँ-बाप बूढ़े हैं, बीमार हैं, इवन मतलब कई मेरे दोस्त हैं, जिनको मैं देखता हूँ वो फ़ौत हुए हैं बाद में तो नहीं जा सके, ऑन टाइम नहीं पहुँच सके, मतलब इवन जनाज़े में शिरकत नहीं कर सके। तो ये रिग्रेट्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगियों में रह जाते हैं, इवन दो हम पैसा कमा लेते हैं, हम अच्छा अच्छा लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करते हैं, हम सेटल हो जाते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमारे ज़हनों में ये चीज़ें, ये रिग्रेट्स रह जाते हैं। ठीक है? मतलब मेरे ज़हन में भी एक रिग्रेट है, मतलब मेरे मामू की डेथ हुई और वो मामू वो थे जिन्होंने जो हमारी फैमिली के लिए करता धरता है, ठीक? तो उन्होंने मतलब हम लोग सब लोगों को स्टैंड करने में, हम सबकी एजुकेशन में, प्रोफ़ेशनल करियर्स में, हर चीज़ में उन्होंने हमें स्टैंड किया बेसिकली, हमारे वो मेंटर थे। वो उनकी डेथ हुई 2009 में, मेरी जर्मन नेशनैलिटी अभी नई-नई, पासपोर्ट मिला था, पीओसी नहीं था, वीज़ा नहीं ले सका टाइम पे, मैं जा ही नहीं सका। ठीक है? तो उसके बाद मैंने तहैया किया कि अब जो मर्ज़ी हो जाए, कोई चांस कोई ऐसा नहीं हो सकता कि अब आप मिस करें ना। तो उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है 2015 में हम पाकिस्तान आ गए फैमिली के साथ। तो मतलब डेफ़िनेटली मेरे सिस्टर की डेथ हुई, मेरी मदर की डेथ हुई, लेकिन वी हैड अ गुड क्वालिटी टाइम टू लिव विद देम टुगेदर। तो ये चीज़ें हैं कि जो अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो एक रिग्रेट के साथ हमने चीज़ों को चेंज किया। ये नहीं कि हमारी लाइफ़ रिग्रेट फ्री हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। डेफ़िनेटली हम कहीं न कहीं लैग बिहाइंड करेंगे, लेकिन ये है कि अब हमने देखना है कि आगे हमने कैसे करना है। एक बड़ी मज़े की कहावत है, बिज़नेस में यूज़ की जाती है कि आपका जो नुकसान है, उसको आपने मिनिमम लेवल के ऊपर रोकना है, तो वो आप कामयाब है। अगर आप एक नुकसान कर बैठे हैं और अगर आप उसको मैक्सिमम करते जा रहे हैं, तो ये आप बिज़नेस फेलियर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? बिज़नेस में नुकसान होता है, मैं डेफ़िनेटली हमारी ज़िंदगी में भी रिग्रेट्स हैं, लेकिन अब असल चीज़ ये है कि हमने उस रिग्रेट को मिनिमाइज़ कैसे करना है। अब ये नहीं हो सकता मैं कहूँ कि एक एक दफ़ा हो गया कोई बात नहीं, दूसरी दफ़ा भी खैर है, तीसरी दफ़ा भी खैर है, तो हम मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं अपने लॉस को, अपने रिग्रेट्स को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो अब हम अवॉइड करना चाहते हैं। इस सिलसिले में हमने जो ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म भी बनाया, उस पे लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम चला रहे हैं, सेमिनार्स भी कर रहे हैं। उसमें बताने का जो मकसद है कि वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस व्हाइल लिविंग इन जर्मनी। अब वो कैसे आएँगी हमारे सामने कि जब हमारे अंदर ये इंटरेस्ट जागेगा। अब लोग हमारा जो है मतलब मैंने जब 2009 में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। मतलब मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैं हैम्बर्ग में रहता था। मैंने कुछ लोगों को जो बिज़नेस करते थे कॉन्टैक्ट किया। मुझे बड़ी लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन मिली। ऑब्वियसली हर बंदा अपने बिज़नेस में भी, अपनी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। हर बंदा मतलब इतना ओपनली शेयर भी नहीं करना चाहता कई चीज़ें। तो मैं मतलब किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि मतलब उनकी वज़ह से मैं नहीं चल सका। बट डेफ़िनेटली उन्होंने भी स्ट्रगल की। अब उनके ऊपर है वो अपनी स्ट्रगल को लोगों के सामने प्रेज़ेंट करते हैं, नहीं करते, हेल्प आउट करते हैं, नहीं करते। मतलब कम्युनिटी के तौर पे देखें, हमें करना चाहिए। तो लेकिन मतलब हमारी कम्युनिटी बहुत वीक है इन दिस रिगार्ड। तो आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है उसपे मैं देखा कि आपने लोगों को बहुत अच्छा कनेक्ट किया हुआ है। फिर मेरी आपसे इस पे बातचीत हुई तो हमने ये प्लान किया कि हम मिल के इन चीज़ों को करते हैं। तो जिसका बड़ा अच्छा टर्न अराउंड आ रहा है, टर्नओवर आ रहा है। हमारे पास लोग आ रहे हैं, सीखने के लिए भी आ रहे हैं, समझने के लिए भी आ रहे हैं और आज जो है ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आए। अच्छा इसमें थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था कि क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझें और जर्मनी को हम अंडर एस्टिमेट ना करें कि जर्मनी जो है पता नहीं कोई बड़ी थक्कड़ सी मार्केट है या बड़ा थक्कड़ सा मुल्क है। जर्मनी हैज़ वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है? मतलब हमें ये समझने की ज़रूरत है, जर्मनी में मेसे होते हैं, मतलब अब तो चलिए कोरोना टाइम था, मैं ये नहीं समझता कि कोई भी दिन जर्मनी में जो था जिसमें शायद मेसे ना हो रहे हों। मतलब इतनी इसमें इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं,
इतनी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और जो लोग जर्मनी में हम रह रहे हैं, हमें अगर लैंग्वेज आती है, हम इन्वॉल्व है, हमारे पास टाइम है, हम बहुत से लोगों को बगैर इन्वेस्टमेंट के काम शुरू करवा सकते हैं। बहुत से लोगों के साथ अटैच होके उन्हें जर्मनी की मार्केट के अंदर जो पोटेंशियल है उसमें बिजनेस का हिस्सा दिलवा सकते हैं। उसमें हम कमीशन बेस पे काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप बेस पे काम कर सकते हैं, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है डेफिनेटली, इसमें आपको एफर्ट्स पुट इन करनी पड़ती है, टाइम पुट इन करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट बनाने पड़ते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज देयर। ठीक है, मैं जो सिंपल जो टैग लाइन जो मैं देना चाहता हूँ ये, अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस इन जर्मनी। इनको डिग आउट कैसे करना है, इनको डिग आउट ऐसे करने के चले जो हम बता रहे हैं उससे आप सीखें, जो आप लोग अपने सराउंडिंग में देखते हैं उनमें आप लोग देखें। जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं पैदा होगी कि हमने कुछ करना है, नहीं कुछ कर सकते। मतलब आप मुझे कहें मैं आपके लिए कुछ कर दूं तो ऐसा भी करना मुश्किल है। ठीक है, जब तक हमारा बेनिफिट म्यूचुअल नहीं होंगे, हमारी बेनिफिट शेयरिंग नहीं होगी, कोई किसी को अकोमोडेट करने को तैयार नहीं होता। ठीक है, मतलब हम फ्री बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम लोगों को यूट्यूब की वीडियोस पे डाल के दे रहे हैं, फेसबुक पे वीडियोस पे डाल के दे रहे हैं, लेकिन वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग देखें, उसे समझें, उसके हवाले से अपना इंटरेस्ट डेवलप करें कि आप हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है। मतलब ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब हम एक रुख दिखा रहे हैं कि एक ऑप्शन दे रहे हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन है, आप लोग इसमें भी आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी ऑप्शंस है, आप लोग उनको भी डिग आउट कर सकते हैं। लेकिन करने का काम बहुत ज्यादा है, बेशुमार काम है जो कि हो सकता है। तो आज जो हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, मैं आपके साथ एक बहुत ही मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, जिसमें बहुत ही शॉर्ट से हमने पॉइंट रखे हैं आज की इस पहले सेशन के हिसाब से। अच्छा, ये जो हमारा पहला सेशन है, इसमें हम बहुत ही चीज़ों को डीपली देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है उस वक्त कामयाब होती है जब हम इन्वेस्टमेंट लेने वाला और इन्वेस्टमेंट देने वाला दोनों सेम फ्रेम ऑफ माइंड पे हो, दोनों का माइंडसेट सेम हो। अगर तो हमारे माइंडसेट डिफरेंट रहेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अपना जो फ्रेम ऑफ माइंड है उसको जो है एक जगह पे लेके आए। अच्छा, स्क्रैचेस आपके पास भी आ रहे हैं, इसी तरह से शो हो रही है लाइंस वगैरह जो डली? जी मेरे ख्याल में ये जी शो हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये एकदम से कहाँ से आ गए? किसी बच्चे ने किया होगा। नहीं, ये आपकी प्रेजेंटेशन में नहीं है, ये उसमें से हो जाता है। ये क्या कहते हैं, पता नहीं, ये किसी मेंबर से शायद हो गया या पता नहीं आपसे हो गया। हाँ नहीं, शायद चलिए मैं इसको ना दोबारा कर दूँ शेयर। किसी ने अपने ताकि आईफोन से जो है वो स्क्रैच की है, जो आईफोन के साथ कनेक्टेड है। चलें अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड है, जो भी लोग हम आज जमा हुए हैं, तो हम पहले एक माइंडसेट के ऊपर आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर हमें एक सेशन करना पड़े, 2 करने पड़े, 3 करने पड़े, कोई इशू नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट हम तब लेंगे, तब करेंगे जब हम सेम फ्रेम ऑफ माइंड पे आएंगे, सेम फ्रीक्वेंसी पे आएंगे। हमें पता होगा क्या लॉस की सूरत में होगा, क्या प्रॉफिट की सूरत में होगा, किस तरह से लॉस होता है, किस तरह से प्रॉफिट होता है, और क्या रेशोज है इन सब की। तो उसके बाद हम देखेंगे हमने इसको कैसे करना है। हमारे ये 5 पॉइंट्स हैं आज के जो हम करेंगे कि व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, और फिर ये है कि व्हाट डिफरेंस कैन वी मेक विद आवर स्मॉल कंट्रीब्यूशन। तो सबसे एंड पे हम डिस्कस करेंगे प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए ये जहन में आप लोग चीज रख लें कि आपने किसी पैसे, ऐसे पैसे को इस्तेमाल नहीं करना जो आपके डेली यूज का है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज विद द मनी जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा पड़ा है, कितनी देर के लिए आप उसको एक्स्ट्रा रख सकते हैं, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने साल के लिए आप उस पैसे के बगैर जी सकते हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट मनी है। ठीक है, ये आप कभी नहीं करेंगे कि आपने वो पैसा जो आपका डेली यूज का है या आपके उस साल में आपने कहीं प्लान किया हुआ है, आप उसे कहेंगे मैं ये इन्वेस्ट करके इसको जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट वापस से दूंगा। वो इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ वो पैसा है आपका
जो आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है, जो आपके पास आप कहें कि 2 साल भी ना मैं यूज करूं, मेरे पास 3 साल में भी वापस नहीं आता तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक? वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये बहुत ही मुख्तसर वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक? कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जो आपके पास सरप्लस पड़ा है, आप उसे रिटर्न गेन करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास जो आइडल इनकम है, जो पैसे फालतू में पड़े हुए हैं, कैश की सूरत में आपके पास पड़े हैं, आप उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पे आपको पैसों की मतलब मजीद वर्थ की सूरत में मनी रिटर्न आए। अच्छा, इसकी मिसाल आज हम इन्फ्लेशन के दौर पे बहुत आसानी से देख सकते हैं कि मैं कहता हूँ मेरे पास 10,000 यूरो पड़े हैं, कोई बात नहीं, 2 साल भी पड़े रहे तो खैर है। लेकिन हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन किसी भी टाइम पे आज के दौर में हो सकती है, बहुत अनसर्टेन सिचुएशन है और किसी भी वक्त जो है कीमतें ऊपर जाएंगी, हमारे जो 10,000 की वर्थ है वो कम हो जाएगी। मतलब जो 10,000 यूरो आज से 5 साल पहले उसकी वर्थ थी, आज वो वर्थ उसकी नहीं है। आज वो 10,000 यूरो जो 5 साल पहले थे वो आज 6 या 7,000 यूरो के इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है? यानी हमारा पैसा डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक? ये अगर वही पैसा 10,000 यूरो हम इन्वेस्ट कर दें कहीं पे और वो हमें दोबारा पैसे आ जाए, तो वो हमारी जो वर्थ है, जिस टाइम पे आज हम रह रहे हैं, उस टाइम पे हमें वो पैसे दोबारा मिलेंगे। हो सकता है हमें वो पैसे जो 10,000 यूरो हमने इन्वेस्ट किया, हमें उसमें 15,000 यूरो, मतलब ऑल इन ऑल प्रॉफिट के साथ हमारे पास 15,000 यूरो की एक रिटर्न आ चुका है हमारे पास। टोटल हमारी जो इनकम है या टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस जो सेविंग है हमारी, वो 15,000 हो चुकी हुई है आफ्टर 3 और 4 ईयर्स की। तो ये हमने देखा कि 10 साल 5 साल में या 3 साल में जो हमारा टेन्योर था, उसमें हमने डेप्रिसिएशन के बजाय पैसे को एप्रिशिएट किया। हमने 10,000 यूरो को 15,000 यूरो या 13,000 यूरो कर दिया, बजाय इसके कि वो 10,000 यूरो की वर्थ 6 या 7,000 यूरो रह जाती। तो ये मकसद होता है इन्वेस्टमेंट करने का कि हम डेप्रिसिएशन के बजाय हम एप्रिसिएशन की तरफ लेके जाए अपने पैसे को, अपने एसेट्स को, ठीक है? जो अब नेक्स्ट है, इसमें हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। अच्छा, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को जो मैं प्लान करता हूँ या देखता हूँ चीजों को, वो होती है 2 टाइप्स में डिवाइड करता हूँ। एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी जो है वो कम से कम भी 2 से 3 साल के अरसे की हम बाइंडिंग करते हैं पैसे को। ये नहीं होता कि हम बहुत ही कम, मतलब वो तो कहते हैं सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग है कि अगर हम देखें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये कि हमें विद इन 6 मंथ कुछ ना कुछ आ जाए, ठीक है? वो मतलब रेयर है, बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिसमें ये चीजें होती हैं। लेकिन मतलब नॉर्मल बिजनेस केसेस में हम देखते हैं 2 to 3 इयर्स की हमें बाइंडिंग चाहिए होती है कम से कम भी अपनी सरप्लस मनी के साथ भी। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में से काउंट करता हूँ। फिर आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। वो कम से कम आपका 5 to 10 इयर्स का प्लान होता है, जिसमें आप 5 to 10 इयर्स के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और देखते हैं कि अब हमारे पास क्या रिटर्न आता है। और डेफिनेटली आप देखेंगे कि जब आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे, आपके पास रिटर्न की रेशो ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। शॉर्ट टर्म में आपके पास रिटर्न की रेशो कम होती है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करते हैं, आपका रिस्क लेवल कम होता है, आपके पास जो है कम देर में कम पैसे रिटर्न की सूरत में आ जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जाते हैं, आप लंबे अरसे के लिए पैसों को बाइंड करते हैं, आप रिस्क ज्यादा लेते हैं, ज्यादा अरसे के लिए रिस्क आप मैनेज करते हैं, तो आपको रिटर्न भी ज्यादा आने की कुछ चांसेस होते हैं, ठीक है? तो ये जो 2 टाइप्स है, मैं इनको बेसिकली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के तौर पे प्लान करता हूँ। जब तीसरी जो ऑप्शन आ जाती है हमारे पास, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसको ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, इसको मैंने ROI को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अच्छा, ROI से क्या मुराद है कि जो हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इसे कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इसे कहते हैं। तो ROI इसको हम शॉर्ट करके कहते हैं कि ROI हमारी एक्सपेक्टेशन है। बेसिकली ये हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल है कि हमें कितने % जो है ROI हमारा हो सकता है। जब इसको हम मिसाल के तौर पर समझते हैं कि हमने 1000 शेयर्स खरीदे हैं, $10 की उसकी प्राइस है 1000 शेयर्स की, यानी $10,000 हमने इन्वेस्ट किए हैं और हमारा 1 साल के बाद वो शेयर जो हमने $10 का खरीदा है, हम $12 का बेच देते हैं, ठीक है? मतलब एक शेयर के ऊपर हमने $2 का प्रॉफिट हमने कमाया, यानी $10 के ऊपर हमने $2 कमाए हैं। और अगर हम इसको देखें कि हमने पर डॉलर कितना कमाया, पर डॉलर हमने $1.20 हमने कमाया, यानी हमने जो है फॉर एवरी इन्वेस्टेड डॉलर हमने $1.20 इसके ऊपर कमा लिया। हमारी जो ROI है इन दिस सिनेरियो
20% हमने प्रॉफिटेबिलिटी हमने अर्न की है, यानी हमने जो $10,000 इन्वेस्ट किया है आफ्टर 1 ईयर हमें वो $12,000 की सूरत में वापस मिल गया। हमारा जो ROI है वो 20% की सूरत में हमें वापस मिल गया। तो ये बेसिकली हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इसको हम मेजर करते हैं ROI की सूरत में कि ROI हमारी इन्वेस्टमेंट का कितना है, क्या परसेंटेज है हमारी ROI, 5% है, 10% है, 20% है, 50% है, 100% है, कितने परसेंट ROI हमारी होती है। तो ये एक सिंपलेस्ट टूल है जो हम मेजर करते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन जो है उनको, कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या थी और हमारा ROI क्या है। क्योंकि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उसमें एक्सपेंस नहीं कुछ भी कर रहे हैं, आपने पैसे दिए, जिस इन्वेस्टर ने आपसे पैसे दिए उसने उनको खर्चे, उसको इस्तेमाल किया और नेट प्रॉफिट के ऊपर आपको बता दिया कि आपका ROI इतने परसेंट ROI आपको मिल रहा है फॉर एवरी डॉलर यू स्पेंड यू इन्वेस्टेड, और आपको उसके रिटर्न में इतना ROI मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है आपकी एक्सपेक्टेशन को मेजर करने का, कि हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं और हमारे पास आता क्या है। अच्छा, फिर अब चौथा पॉइंट हमारा है कि व्हाट डिफरेंस कैन वी मेक विद अवर स्मॉल कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब मुझे पता है या हमारे जो लोग हैं हम कोई मल्टी मिलियनियर्स नहीं यहाँ पे बैठे हुए, हम वो लोग बैठे हुए हैं जिनके पास कुछ सेविंग्स हैं, वो सेविंग्स थाउजेंड्स में है, किसी के पास 2,000 यूरो है, किसी के पास 5,000 है, कोई 10,000 है, कोई 20,000 है, या इस तरह से हमारे पास सेविंग्स है, मुख्तलिफ ऑप्शन है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे 2,000 यूरो की हम बात करते हैं कि फर्ज करें जी अगर हम कहें जी हमारे पास 2,000 यूरो ही है, हम 2,000 यूरो से क्या अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अगर हम देखें, इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर 2,000 यूरो से हम बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कलेक्टिव लेवल पे जाएं, जैसे आज हम यहाँ पे 25 लोग बैठे हैं या 50 लोग हम आते हैं, हम मुत्तहिद होते हैं, हम एक कम्युनिटी बनाते हैं, जो कि हमारा टारगेट है हम इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी बनाएं। हमारा टारगेट क्या है कि हम उसमें 50 लोग आए। ठीक है, अब 50 लोग आएंगे, क्या होगा, हमारे पास कैश इन हैंड आएगा। एवरी पर्सन विल कंट्रीब्यूट 2,000 यूरोस। मतलब ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि अगर हम मिनिमम की बात करें, अच्छा 2,000 यूरो आपका मेरा इंडिविजुअल है, हम उससे कुछ नहीं कर सकते। 50 लोगों का 2,000 यूरो है, हमारे पास 1,00,000 यूरो की अमाउंट हो जाती है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो ये कम्युनिटी की पावर है। ठीक है, इस पावर को हम आपको समझाना चाहते हैं, इसके ऊपर लोगों को बताना चाहते हैं कि हम इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर किस तरह से सफर करते हैं और कम्युनिटी बेसिस के ऊपर जब हम जाते हैं तो कैसे हम स्ट्रेंथन हो जाते हैं कि वही 2,000 यूरो जो किसी खाते में नहीं आ सकता, मतलब किसी बिजनेस को हम स्टार्ट नहीं कर सकते 2,000 यूरो के साथ, लेकिन अगर हम कलेक्टिव होते हैं, हम 25 लोग हैं या हम 50 लोग हैं, तो इट टर्न अराउंड जो हमारा है वो 50,000 यूरो या 1,00,000 यूरो मिनिमम हो जाता है। इसी तरह अगर हम एक बेस लाइन सेट करते हैं कि हमने मिनिमम 5,000 यूरो से स्टार्ट करनी है इन्वेस्टमेंट जो है, और हम 25 लोग हैं या 50 लोग हैं, तो हम इजीली जो है आपको हाफ मिलियन यूरो आराम से हम अपने हाथ में कैश फ्लो लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये जो पावर है कम्युनिटी की, हमें इसको समझना है, बेसिकली इसके ऊपर हमारा फोकस है कि कम्युनिटी की जो पावर है हम इसको समझें, इसके ऊपर हम देखें कि हमने इकट्ठे होकर कैसे काम करना है। और ये इकट्ठे हम तब हो सकते हैं जब हमारा माइंडसेट एक होगा, फ्रेम ऑफ माइंड हम एक होंगे, हमें पता होगा कि हम जो है छोटे कंट्रीब्यूशंस के साथ किस तरह बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, पैसा पैसे को खींचता है, जब तक हम 2,000 यूरो के साथ स्ट्रगल करेंगे और इतनी देर में हमने अगर 25 लोग जमा हो जाते हैं, हम 50,000 यूरो के साथ कई गुना पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो पैसे को पैसे से खींचने के लिए ये जरूरी है कि हम पैसे को पावर को समझें, और पैसे की पावर को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम कम्युनिटी की पावर को समझें। ठीक है, हम आपस में एक ट्रस्ट लेवल गेन करें। ठीक है, अभी बहुत से लोग हैं जो शारिक को जानते हैं, वो कुछ लोग हैं जो भी मुझे जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो भी मुझे नहीं जानते। इसी तरह और लोग हैं जो हम इस पोल में लेके आएंगे, जो कंट्रीब्यूटर्स होंगे। कंट्रीब्यूटर से मुराद है वो लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड के अंदर, जो बिजनेस में एक्सपीरियंस है। ठीक है, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक हद तक है, लेकिन और लोग हैं हमारे साथ कम्युनिटी के अंदर अटैच हो, वो उन्हें हम लेके आएंगे जिनका और अच्छा एक्सपीरियंस है, जो और इनोवेटिव है, जो और क्रिएटिव है, जिनके साथ हम मिलकर मजीद आइडियाज को रिफाइन करेंगे। ठीक, तो ये अभी हमारा स्टार्ट है। स्टार्ट में हमने क्या देखना है कि हमारी जो पावर है दैट लाइज इन कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी इज बेस्ड ऑन अवर इंडिविजुअल्स। ठीक है, हम लोग जो है वो इंडिविजुअल्स हैं, हम एक इकाई है, एक यूनिट है उस कम्युनिटी के अंदर। हमने अब कम्युनिटी को देखना है कि हम कितनी बड़ी कम्युनिटी कर सकते हैं। जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतनी ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ होगी।
ठीक है, अगर 50 लोग हम करते हैं, आते हैं और हम 5,000 यूरो के साथ जाते हैं, तो मतलब हम इजीली जो है मतलब बहुत ज्यादा पैसों के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, मतलब हम 5 लाख जो है 2.5 लाख यूरो पे आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम 10,000 यूरो की बात करते हैं, या अगर 10,000 यूरो ज्यादा है, हम कम्युनिटी को बढ़ा सकते हैं, हम 100 लोगों के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, 100 लोगों के पास जाएं, हम 100 लोग इकट्ठे होते हैं, 5,000 यूरो इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पास 5 लाख यूरो, $500,000 यूरो आ जाता है। तो दैट्स अ स्टार्ट। ये आपको दिखा रहे हैं हम, या बता रहे हैं कि दैट्स अ स्टार्ट, कि हम कम पैसों के साथ भी किस तरह से एक स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। और पैसा पैसे को जब खींचेगा तो डबल होंगे, ये बहुत जल्दी डबल होते हैं पैसे। ठीक है, और डबल तब होते हैं जब आप इनको ज्यादा पैसों को इन्वेस्ट करें। अगर मैं 2,000 यूरो या 5,000 यूरो के साथ इन्वेस्ट करूंगा तो उनकी डबल करना बहुत मुश्किल काम है। एज कम्पेयर टू 5 लाख यूरो को डबल करना या 5 लाख यूरो को 50% इंक्रीज करना, दैट्स क्वाइट अ सिंपल टास्क। ठीक है, तो असल चीज ही है, जो लोग सक्सेसफुल हैं बिजनेस में, ठीक है, वो क्यों सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज बड़े मजे की सोचने के, जो बिजनेस में सक्सेसफुल है वो क्यों सक्सेसफुल होते हैं। वो इससे सक्सेसफुल होते हैं कि वो अपने साथ इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं, वो अपने साथ जो अपने प्लान्स हैं, अपने विजन्स हैं, उनके साथ इन्वेस्टमेंट गेन करते हैं। और जैसे ही पैसा आता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप करेंगे, आप पैसे के बगैर बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ही पैसा आएगा, आपका बिजनेस जो है, आपका आइडिया जो है वो फ्लिप करेगा, वो पैसे जनरेट करना शुरू कर देगा। तो दैट्स अ पार्ट टू क्रिएट अ कम्युनिटी। तो ये हमारा गोल है कि हम लाइक माइंडेड लोगों को पहले तो जमा करें, हम उनको लेके आए, हम उनको बताएं कि क्या पावर है हमारे अंदर, एज अ कम्युनिटी हम क्या कर सकते हैं। और इसमें जो चीज है रिस्क है। अच्छा, हम रिस्क की बात करते हैं। रिस्क जो है, जितने भी बिजनेसेस हैं, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है, मतलब हम बिजनेस करते हैं, हम गैम्बल नहीं करते। मतलब गैम्बलिंग जब करते हैं उसमें ये होता है कि या आर है या पार है। इवन उसमें भी जो अच्छे गैम्बलर है, वो अपनी परसेंटेज को सेट करते हैं कि हमने कितने परसेंट के साथ जाना है, कितने परसेंट पैसों के साथ हमने ऑल ओवर प्ले करना है, गैम्बलिंग करनी है, कि कोई बात नहीं आर या पार है, और कितने परसेंट पैसों के साथ हमने ये देखना है कि हमने सेफ प्ले करना है। ठीक है, तो जो अच्छे गैम्बलर है वो भी ऐसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो हम जब भी बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस, हम ऐसा नहीं करते कि हम उसमें ये कहें जी आर है या पार है। ऐसे नहीं होता बिजनेस में। बिजनेस में रिस्क फैक्टर जो इन्वॉल्व होता है, वो मैक्सिमम जो मैंने देखा है, वो 50% रिस्क फेलियर के ऊपर हम जाते हैं। लेकिन वो भी रेयर केसेस के ऊपर हम जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि 20 to 30% रिस्क फैक्टर के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, कि अगर हमने 10,000 यूरो इन्वेस्ट किए, तो उसमें जो हमारा रिस्क है वो 2 से 3,000 यूरो का रिस्क होता है। बाकी हमने पैसे साइड पे किए होते हैं, कि ये उस वक्त इन्वेस्ट होंगे जब हमें 2-3,000 यूरो वाले का सर्कल नजर आएगा कि वाकई इसमें हमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, यानी हमारा जो रिस्क फैक्टर है ऑल ओवर द इन्वेस्टमेंट, जो हम बिजनेस में जाते हैं, 20 to 30% के साथ हम रिस्क फैक्टर काउंट करके हम ऑल इन जाते हैं, कि ठीक है, हमने 20-30% के साथ प्ले अराउंड करना है। उसके बाद हमने रिजल्ट्स को देखना है, एनालिसिस करना है अपना, और उसके बाद हमने बाकी पैसों को इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, या हमने प्लान बी के ऊपर चले जाना है। तो ये एक प्रॉफिट का मैंने आपको सिनेरियो बता दिया, कि अगर क्लिक करती हैं चीजें, तो इट कैन बी डबल वेरी क्विकली। ठीक है, विद इन फर्स्ट 2 years हम पैसों को डबल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जाता है फेलियर की साइड पे, तो हम 20 to 30% लॉस के साथ इसको स्टॉप कर देते हैं, कि नहीं, अब हमने इस मॉडल के अंदर हम मजीद नहीं जा रहे, हमें इसमें प्लान बी के ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये है जो हम प्लान करते हैं चीजों को। अच्छा, ये रिस्क फैक्टर की हमने बात कर दी। अब हम करते हैं कि प्लान ऑफ एक्शन, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, अच्छा, हमारा प्लान ऑफ एक्शन जो है, बेसिकली जो प्लान ऑफ एक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है कि हमारे पास पैसे कितने हैं, लोग कितने हैं, पैसे हम कितने उसमें पूल इन कर रहे हैं, हम कितने पैसों के साथ शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हमने जो सबसे टॉप ऑफ द प्रायोरिटी रखी है चीज, वो हमने रखा है ई कॉमर्स, प्राइवेट लेबल एंड होलसेल बिजनेस इन जर्मनी। अच्छा, ये 2 मॉडल्स हमने बहुत ब्रीफली बताए हुए हैं, इसके ऊपर हमारी वीडियोस भी पड़ी हैं। वो लिंक हम आप लोगों के साथ गाहे शेयर करते आ रहे हैं, वो आप लोग जरूर देखें। वीडियो लिंक्स हम दोबारा भी शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम दोबारा भी शेयर करते हैं, क्योंकि हमारी काफी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी जारी होती है, और काफी ज्यादा कम्युनिकेशन हमारी फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर भी जारी होती है। तो ये हम दोनों लिंक आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लोग उधर ज्वाइन करें आके, ताकि हमारी जो अनाउंसमेंट्स हैं, जो हमारी चीजें चल रही होती हैं, आप उनसे अपडेट होते रहे, मैं साथ साथ आपको अपडेशन मिलती है।
अच्छा, ये मैं चैट में जो है लिंक भी डाल देता हूँ। ताकि आप लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप भी वो भी ज्वाइन कर लें, और जो फेसबुक ग्रुप है वो भी डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन करें, ताकि ये अनाउंसमेंट्स में आप वीडियोस में आप जो ना टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जो भी जहां भी आप पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जहां मतलब हमारे साथ करते हैं या कहीं पे भी करते हैं, आपको उस बिजनेस की अज़ बे का पता होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ताकि जब हम बात करें, जब हम टर्मिनोलॉजीज की बात करें, तो आपके ऊपर कोई मतलब इशू आपको समझने में परेशानी ना आए, आपके सर के ऊपर से चीजें नहीं गुजरनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप वीडियोस को देखें, उससे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ कि प्राइवेट लेवल में हम क्या करते हैं कि हम एक अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए हमें 10 से 15,000 यूरो चाहिए होते हैं। वो ब्रांड जब हमारा चल जाता है, तो उसकी जो वर्थ होती है आफ्टर वन तो बहुत कम है, आफ्टर 2 इयर्स जो है, जब हमारा ब्रांड स्टेबल हो जाता है, एक रेगुलर इनकम शुरू हो जाती है, लेट्स सपोज हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर मंथ 3,000 यूरो की शुरू हो जाती है। आफ्टर 2 इयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 15,000 यूरो के साथ हमने स्टार्ट किया, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी है 3,000 यूरो पर मंथ। हम इसको फ्लिप कर सकते हैं, यानी हम अपनी जो लिस्टिंग्स है, अपना जो लेबल है, इसको हम सेल कर सकते हैं, और जब सेल करते हैं तो इट सेल्स अबाउट 20 to 35 टाइम्स ऑफ आवर प्रॉफिटेबिलिटी। यानी हम अगर ऑन एवरेज 25% की प्रॉफिटेबिलिटी गिने, हम एक 15,000 यूरो की इन्वेस्टमेंट के साथ जो ब्रांड क्रिएट किया है, उसको हम 3,000 यूरो की प्रॉफिटेबिलिटी को 25 के साथ मल्टीप्लाई करके 75,000 यूरो का गेन कर सकते हैं। यानी ये वर्थ होती है उस ब्रांड को क्रिएट करने की, कि क्यों हम प्राइवेट लेवल में जाते हैं, हम अपनी वर्थ क्रिएट करते हैं, उसको आफ्टर 2 इयर्स या 3 इयर्स या 5 इयर्स, जब हम समझते हैं कि अब हम अच्छा मार्जिन गेन कर सकते हैं, हम उसको फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम फ्लिप करें, लेकिन दैट्स अ पावर ऑफ क्रिएटिंग अवर ओन ब्रांड, कि हम उसको जब मर्जी चाहे फ्लिप करके एक हैंडसम अमाउंट अपने हाथों में लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज है प्राइवेट लेवल, और दूसरी चीज है होलसेल बिजनेस। जब होलसेल बिजनेस में हम लोकल मार्केट से चीजें खरीद के, जैसे अभी पाकिस्तानी से डॉयचलैंड ग्रुप में उमर कुमार साहब ने भी अपनी लिंक को शेयर किया था कि वो होलसेल के ऊपर देने को तैयार है चीजें, वो बहुत जबरदस्त चीज है। इसी तरह और भी मार्केट में बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो सेल होते हैं, तो ऐसे ब्रांड्स को हम हंट करते हैं, टारगेट करते हैं, वहां से हम गुड्स को बाय करके अपने पास ले आते हैं और उनको अच्छे मार्जिन के ऊपर सेल करते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये 2 प्लेटफॉर्म है जो हम केटर कर रहे हैं। इनको बताने का जो मकसद है कि अभी हमारा जो पूल है, जस्ट वी आर जस्ट स्टार्टिंग अ स्मॉल पूल, तो इसमें हम चूंकि हमारी इन्वेस्टमेंट हमें ये है कि हमारे पास शायद इतने ज्यादा पैसे अभी नहीं आएंगे, 40 से 50,000 यूरो तक आ जाएंगे, तो उसमें हम डेफिनेटली वी विल गो विद ई कॉमर्स प्राइवेट लेवल, क्योंकि हमारी जो एक्सपर्टीज है, हमारे पास जो लोग हैं जिनको हमने तैयार किया है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज इस बिजनेस मॉडल के ऊपर we are more comfortable to start with even with smaller amount of investment। ठीक है, अच्छा, जो इनका ROI है, बेसिकली जो प्रॉफिटेबिलिटी है प्राइवेट लेवल की, वो 20 to 35% की प्रॉफिटेबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन ये होता है आफ्टर 1 to 2 इयर्स की जो स्ट्रगल हम करते हैं, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, और आफ्टर 1 और 2 इयर्स हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी आनी शुरू होती है, वो 20 to 35% की प्रॉफिटेबिलिटी आनी शुरू होती है। यानी जब आप प्राइवेट लेवल के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं हम लोग, तो वी टॉक अबाउट एटलीस्ट अ बाइंडिंग ऑफ 2 to 3 इयर्स। ठीक, इसी तरह होलसेल बिजनेस है, उसमें हमारी बाइंडिंग होती है 1 to 2 इयर्स की बाइंडिंग होती है। हम होलसेल बिजनेस को करते हैं, मुख्तलिफ लिस्टिंग्स को लेके आते हैं, मुख्तलिफ लोगों के गुड्स को हम उठाते हैं, उनको सेल करते हैं, उनसे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और उसको फिर हम आगे उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ। लेकिन इसमें हम एक बाइंडिंग करेंगे, कम से कम 2 to 3 इयर्स की जो बाइंडिंग है, ये मतलब शॉर्ट, इसे मैं कहता हूँ शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है हमारी, 2 to 3 इयर्स की बाइंडिंग के साथ। ठीक है, जब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब आप जो है ये नेक्स्ट स्टेप्स हैं। जो हमारा विजन है बेसिकली वो ये है कि हम रियल एस्टेट की तरफ जाएं। जितने ज्यादा लोग आएंगे, उतना ज्यादा पैसा हमारे पास आएगा, उतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होगी, कैश इन हैंड होगा। जितना ज्यादा कैश इन हैंड होगा हमारे पास, उतने ज्यादा हमारे पास ऑप्शन होंगी कि हम प्ले अराउंड करें। रियल एस्टेट बेस्ट ऑप्शन होती है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की, लेकिन रियल एस्टेट की जो खामी है वो ये है कि रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, कि रियल एस्टेट में आपको कम से कम 5-10 ईयर की बाइंडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन ये एक रिस्क फ्री फैक्टर होता है, इसमें बहुत कम रिस्क इन्वॉल्व है।
और डेफिनेटली हमारा जो टारगेट है कि हम एक बिजनेस डेवलपमेंट से शुरू करें, एक ट्रस्ट को गेन करें, ट्रस्ट डेवलप करें, हम एक कम्युनिटी बने। जितना ज्यादा हम उस कम्युनिटी में लोग आएंगे, जितनी ज्यादा इनकम आएगी, उसके साथ हमारे लिए चीजों को अचीव करना उतना आसान होता जाएगा। ठीक है, रियल एस्टेट में आप जा सकते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग मैंने जस्ट एक लिखा है, लाजमी ये कि हम इस पे जाएं क्योंकि ये बहुत रिस्की फैक्टर है। लेकिन डेफिनेटली मेरा जो गोल होता है वो ये होता है कि हम डाइवर्सिफाई करें, हम सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स करें जहां से हमें पैसे आते रहें, और फिर हम कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करें जहां पे हमें या तो बहुत ज्यादा रिस्क, बहुत ज्यादा गेन हो सकता है, या इसमें हमें कुछ लॉस हो सकता है। ठीक है, डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी जीरो, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट जीरो नहीं होती किसी में भी। क्रिप्टो अब इतनी स्टेबल हो चुकी हुई है कि ये अब जो रूमर्स थी कि क्रिप्टो खत्म हो जाएगी, वो अब चीज नहीं रही। ठीक है, क्रिप्टो में अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन टू स्टार्ट विद हम लोग क्रिप्टो के साथ नहीं करना चाहते। ठीक है, हम उसमें करेंगे जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है, जिसमें हमें पता है कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे, लॉस की तरफ हम नहीं जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा एक शॉर्ट सा प्लान ऑफ एक्शन है जो हमने स्ट्रेटेजाइज किया कि हम ई कॉमर्स के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसमें 3 साल हो गए अब काम करते हुए, हमारी इसमें एक्सपर्टीज डेवलप हो चुकी है, हमारे इसमें कनेक्शंस बन चुके हुए हैं जर्मनी के अंदर, और इस पे हमें पता है कि हम कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक, और जैसे जैसे हमारे पास इनकम आएगी, सरमाया आएगा, लोग पूल के अंदर मजीद आते जाएंगे, हमारा नेक्स्ट गोल है रियल एस्टेट की तरफ, कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को इस तरफ लेके जाएंगे कि हम बिल्डिंग्स की तरफ देखें, बड़े बड़े शहरों में हम ये करें कि जी मेन जो एरियाज हैं उनमें जो बिल्डिंग्स हैं, लोग आके कहें या पॉइंट आउट कर सकें कि ये पाकिस्तानियों की बिल्डिंग है। उस पर और डेफिनेटली एक पूल फंड चाहिए, उस पर लोगों के इंटरेस्ट चाहिए, उस पर पैसे चाहिए, दैट विल कम विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब हम ये जो प्लान कर रहे हैं पूल फंड का, बेसिकली हम 5 साल के अरसे में देखते हैं कि हमने कहाँ खड़े होना है। ठीक है, और हम 5 साल के अरसे में अपने आप को देख रहे हैं कि हमने 3 साल में ई कॉमर्स को ऊपर चलना है, और आफ्टर 3 इयर्स हमने लोगों को रियल एस्टेट की तरफ स्विच करना शुरू कर देना है, जो हमारे साथ पूल फंड में लोग शामिल होंगे। ठीक है, वो जो भी प्रॉफिट आएगा वो चाहे उसको पे आउट करें, अपने प्रॉफिट को बाहर ले लें, या चाहे उसको फर्दर अपना इन्वेस्ट करें। ठीक है, जो मकसद है इन्वेस्टमेंट का वो यही है कि हमारे पास आफ्टर 5 to 10 ईयर्स इतने ज्यादा पैसे हो कि हम अपनी जॉब्स को खत्म करके उन पैसों को अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर प्लान करें। ठीक है, जो लॉन्ग हमारा गोल है, हम सबका गोल होना चाहिए पैसे के साथ साथ कि हम अपनी जॉब्स को कैसे खत्म करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके चल सकते हैं। अब मेरा जो प्लान है लाइफ का वो यही है कि अभी मेरी एज है 41, मैंने 50 to 55 ईयर्स तक मैक्सिमम काम करके बाद में जो है काम नहीं करना। ठीक, तो ये हमारा गोल होना चाहिए कि हम सब ने हमने नेक्स्ट 10 ईयर्स को प्लान करके कि अब हमने 10 ईयर्स में काम करना है, काम करके हमने रेंटे वाली सिचुएशन में 50 आफ्टर 50 या आफ्टर 55 ईयर्स हमने रेंटे वाली स्टेट में चले जाना कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं और हम उन्हें खर्च कर रहे हैं। ठीक है, हम जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं लाइफ के हम उसे अचीव कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने 66 या 67 तक हमने रेंटे को देखना और उसके बाद देखना कि हमने क्या करना है। तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो आप लोगों के साथ आज हम शेयर करना चाहते थे। तो मेरा ख्याल है काफी ब्रीफली शेयर हुई हैं चीजें। तो आप लोग अब जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के उनकी तरफ हम आते हैं, ताकि जो डाउट्स हैं, जो कंसर्न्स हैं, जो क्वेरीज हैं, हम उनको वन बाय वन कैटर करें। जी शारिक। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, फिर उसकी स्क्रीन शेयरिंग आप एंड कर दें ताकि जो क्वेश्चन हैं वो हम लेते हैं। अच्छा, इसमें आपने मोटिवेट भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया सब लोगों को, और जिसके भी क्वेश्चन हैं वो प्लीज़ लिख दे या रेज हैंड कर दे। और तब तक मेरे ख्याल में उमर भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग तो जॉब वाले हैं और आप यहाँ काफ़ी अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा बताएं, अपने फीडबैक दीजिए इस बारे में कि आपकी क्या राय है जो फराज भी ने बातें की, और मिलकर इन्वेस्टमेंट के हवाले से और माइंडसेट के हवाले से। बिजनेस माइंडसेट क्यों नहीं है हमारी कम्युनिटी में यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी कोशिश है आप लोगों की माशाल्लाह। मैं खासकर आपको और फराज भाई को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो वक्त निकाल रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। आप तक आवाज़ आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, तो बुनियादी तौर पे बहुत अच्छी बातें की हैं हमने, और ये बहुत ज़रूरी है बेसिक जो बिज़नेस का सेटअप बनाने के लिए। मैं इसमें जो फर्दर है ना 3-4 नुकात ऐड करने की करूँगा, जसारत करूँगा।
उसमें जो इन्होंने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए 20,000 के लगभग आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो बिल्कुल सही है। आप अमूमन ये लोग सवाल करते हैं कि भाई मेरे पास कितने पैसे हों कि मैं अपना प्राइवेट लेवल जो है ना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आपको तकरीबन इतने 20 से 25,000 यूरो आपके पास हों तो आप इसको कर सकते हैं। वी आर टेलिंग फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस एक्चुअली। हमने जो गलतियां की हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं या जो हमारी बहनें हैं जो आ रही हैं मार्केट में, वो गलतियां ना करें। ठीक है, हम उसमें जो पहली चीज है, आप बिल्कुल प्राइवेट लेवल की तरफ जाएं। अमूमन लोग पूछते हैं कि भाई मुझे बिजनेस का स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए, तो उसका यही है कि आप वो जो लोग सर्च करते हैं ना अमेज़न के सॉफ्टवेयर के थ्रू कि भाई कौन सा प्रोडक्ट ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, मैं कौन सा बेचूं, ये वक्ती चीजें होती हैं। इससे आप स्टेबल बिजनेस डेवलप नहीं कर सकते हैं। आप कैटेगरी बेस्ड जाएं और प्राइवेट लेवल बेस्ड जाएं। अपने आप को जो प्रोडक्ट है उसमें मैच्योरिटी लेके आए। आप अच्छा प्रोडक्ट बनाएं तो वो आपके जो ब्रांड है, आपको जो प्राइवेट लेवल है उसको जो है ना मैच्योर करेगा। मैं मुख्तसर बात करने की कोशिश करूंगा। जो अहम चीज है इसमें वो ये है कि आप सेलिंग से शुरू ना करें, आप रजिस्टरिंग से शुरू करें। सबसे पहले जब आप बिजनेस रजिस्टर करते हैं तो आपने प्राइवेट लेवल रजिस्टर करना है। उसके साथ जो DPMA है ना जर्मनी में, उसमें आप रजिस्टर करें, क्योंकि ये गलतियां मेरे से हुई हैं। मैंने पहले एक ब्रांड किया, उसको रजिस्टर नहीं किया। जब मैंने रजिस्टर करने की कोशिश की तो मेरे खिलाफ मानव आनी शुरू हो गई कि ये तो नहीं हो सकता। तो उसको मुझे फिर चेंज करना पड़ा। अखराजात भी हुए काफी, तकरीबन 8 से 10,000 यूरो के अखराजात भी मेरे हो गए, और वो ब्रांड भी मेरा रजिस्टर नहीं हो सका, हालांकि मैंने काफी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसको मैंने चेंज किया। लिहाजा ये गलती आप लोग ना करें। सबसे पहले आप जिसको भी हम हेल्प चाहिए कि किधर मैंने ब्रांड रजिस्टर करना है, हम आपकी मदद करेंगे। उधर अपना ब्रांड रजिस्टर करें। जैसे आपका रजिस्टर हो जाए तो उसको एज अ प्राइवेट लेबल जो है ना आप उस पर काम करना शुरू कर दें। जो रेशो है ना इन्वेस्टमेंट की, जिस तरह फराज भाई ने बताया, जो रेशो है वो 2-3 किस्म की रेशोज होती हैं। मैं उस रेशो की बात कर रहा हूँ कि आपके जो लिक्विड है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसको आपने डिवाइड करना है। जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे बिजनेस में तो आप सारे पैसे को माल खरीदने में नहीं लगाएंगे, बल्कि आपके पास 3 जो है ना रिजर्व्स होंगे। एक होगा जो आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में है, एक वो होगा जो आपके लिक्विड के फॉर्म में है, और एक आपका होगा जो फिक्स्ड फॉर्म में है। आपने जो है फिक्स्ड फॉर्म वाला जो सिनारियो है उसको रखना है। आपने इमोबिलियन लेनी है, आप क्रिप्टो करेंसी ले लें, या जो भी चीज है जो आपको बवक्त जरूरत बेच के आप अपने आप को बूस्ट कर सकें। अगर कहीं पे भी आप वो पंजाबी में कहते हैं ना ठोडा खाते हैं, तो आप उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके दोबारा अपना जो आपका कंटिन्यूटी है ना बिजनेस के अंदर, डिमांड ऑफ द कस्टमर है ना, क्योंकि जो आपका बायर है ना, फर्ज के आप होलसेल में जाएंगे, लाजिम बात है ट्रेड मार्केटिंग की यही होती है कि आपने होलसेल में जाना होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक जो सिनेरियो जिस तरह फराज साहब ने बताया कि आप ब्रांड लॉन्च करते हैं और बाद में उसको बेचते हैं मल्टीप्लाई करके, तो उसमें प्रॉफिट करते हैं, एक तो वो वाला बिजनेस है। एक ये है कि आप वाकई बिजनेस करना चाहते हैं और अपने ब्रांड से आप जो है ना जिस तरह आप घर बनाते हैं ना, ब्रांड का तरीका यही होता है, जिस तरह आप पौधा लगाते हैं वो आपको आपके नस्लों तक आपको वो फायदा देता है वो ब्रांड। आप उसको चलाएं, आप अपने जो बच्चों हैं उनको पास करें, या जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, तो उसका बेनिफिट जो है ना, जिस तरह ऑलिव ऑयल का ट्री होता है ना, उसका असल में फायदा आपको 10-15 साल बाद में मालूम होता है, शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल होती है। एक तो ये बात है कि उसको आप डिवाइड करें और इस कानून को समझ लें। कभी भी आप सारे पैसों से सामान ना लें, आपके पास एक कैश होना चाहिए, जिसको कैशे कहते हैं ना, उसका रखना जरूरी है, वरना आप डिफॉल्ट हो सकते हैं। अगर आप डिफॉल्ट हो जाएंगे तो आपको बैंक जो है ना बाद में कर्ज नहीं देंगे और आपको प्रॉब्लम होगी बिजनेस को आगे मैच्योरिटी में लेके जाने के लिए। और जो होलसेल का फर्ज किया, जो जिस तरह हम भी कर रहे हैं ना, होलसेल जो होता है वो आपको मल्टीप्लाई करता है आपके बिजनेस को। जिस तरह हमने शुरू से होलसेल के अलग पोर्टल बनाया और हमारा माशाल्लाह 500 से ज्यादा हमारे होलसेलर हैं, सारे एक्टिव नहीं है, लेकिन वो आपको मल्टीप्लाई करता है आपके बिजनेस को। और आपकी जो क्योंकि आपको डायरेक्ट होलसेलर के साथ राब्ता होता है, वो आपको प्रॉब्लम्स बताता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि आपका टारगेट कभी भी पैसा कमाना नहीं होना चाहिए बिजनेस में। एक चीज जहन में बना लें आप,
अगर आप ये समझते हैं ना कि मैं जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, तो आप बिजनेस में फ्लॉप हो जाएंगे। आपने बिजनेस में जानना है खिदमत की नजरिए से कि मैंने कस्टमर की हर प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप जो है ना अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। ये ज़िम्नी सी बात थी। तो आखिरी जो बात है वो ये है, अमूमन ये सवाल किया गया है कि मार्जिन का क्या उसूल है जो लोग बाइंग करते हैं जो एज अ होलसेलर। तो जो जर्मनी में मार्जिन का रूल है वो 2.3 है। 2.25 2.3 इज द मिनिमम। इसका मतलब है कि 230%, और जो ज्यादा से ज्यादा जो लोग यहाँ पे मार्जिन देते हैं वो 250% देते हैं, जो होलसेलर है ना। इसका मतलब ये है कि 10 यूरो की चीज जब आप लेंगे तो वो आप 25 यूरो में बेच सकेंगे या 23 यूरो में बेच सकेंगे। अगर इससे कम मार्जिन आपको कोई दे रहा है तो वो प्रोडक्ट आप ना लें। हमारी कैलकुलेशंस में वो आप नुकसान करेंगे, क्योंकि आप अमेज़न पे बेचेंगे, अमेज़न के अपने चार्जेस हैं, आपके जो आप रेंट करेंगे उसके अपने चार्जेस हैं, आपके वर्कर के चार्जेस हैं, सारे चार्जेस मिला के अगर कोई बंदा आपको 2.3% से नीचे मार्जिन दे रहा है ना, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल नहीं है। हम जो है तकरीबन 300% तक जो है कुछ प्रोडक्ट हमारे हैं कि हम कस्टमर्स को वो ऑफर करते हैं। तो इसलिए हमारा जो कस्टमर पूल है माशाल्लाह बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ये कुछ गुजारिशात थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं साथ ही ये रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि क्वेश्चंस ज़रूर करें। बीच में एक आध क्वेश्चन आया भी, वो भी लेते हैं। और उसके बाद उमर भाई ने बहुत अच्छी जो टिप्स दी हैं इसको सब मद्देनजर रखें। फिर हम इस पे देखेंगे कि मिलकर कैसे किया जा सकता है ना, कई लोग इकट्ठे कैसे हों। अच्छा, नवीद मोहम्मद जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो किस बहुत शहर से हैं? शुक्रिया। आवाज़ आ रही? जी जी, आवाज़ आ रही है। किस शहर जी, से हैं? मैं हाइलब्रुन से। जी जी। हाँ जी। तो बहुत शुक्रिया पहले आपका भी, शारक भाई, फराज भाई, आपका भी, कि आप एक सीरीज़ कर रहे हैं और लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन फ्राहम कर रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपना आप बहुत ज़्यादा ना सिर्फ टाइम दे रहे हैं बल्कि अपना एक्सपीरियंस जो आपने ओवर द इयर्स जो है वो इकट्ठा किया है, अपना नुकसान भी उसमें खाए होंगे, तो वो आप फ्री में जो है लोगों को दे रहे हैं और कम्युनिटी जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे अभी ये बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की। लेट्स से कि मैं 2000 या 5000 यूरो इन्वेस्ट करता हूँ, इसी तरह 50 या 100 पीपल आ जाते हैं, तो वो तो होगी इन्वेस्टमेंट, और उसमें आप ब्रांड डेवलप करते हैं या जो भी है। तो अब ये जो 100 पीपल है ये टाइम नहीं दे रहे, टाइम कोई और बंदा दे रहा है, आप दे रहे हैं या कोई और बंदा दे रहा है जो उसको बिजनेस को रन कर रहा है। उसकी अपनी ज़ाहिरी बात है, उसकी भी सैलरी उसने निकालनी है, या 2-3 बंदे काम कर रहे हैं वो भी निकालने हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो मंथली इनकम लेट्स से आफ्टर 6 मंथ्स जो है वो बिजनेस आपको कुछ वापस देना शुरू करता है, तो इन्वेस्टमेंट जो बंदा कर रहा है उसको क्या इसके कोई मॉडल मौजूद हैं कि क्या वो जब अगर आप की वाली मिसाल ले लें, ब्रांड डेवलप हो, क्या बेचते हैं 2 साल बाद 3 साल बाद, तो क्या उसमें से उसे परसेंटेज मिलेगा, या डेली बिजनेस के ऊपर जो इनकम आ रही है उसका भी कोई उससे हिस्सा मिलेगा? क्या कोई ऐसे आई नो कि ऐसे मतलब मॉडल मौजूद हैं अमेरिका में खासकर, जो कि इस तरह के बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई तो इस चीज में मतलब कोई फॉर्मूला निकाला होगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, इसमें ना बेसिकली यही होता है कि इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसका मकसद यही होता है कि वो टाइम नहीं दे पाएगा, तो इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वरना तो ये कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर वो टाइम दे सकते हैं तो वो तो प्रेफरेबली खुद कर सकते हैं ना वो काम। तो इन्वेस्टमेंट तो बेसिकली वो बंदा ज्यादा करेगा जिसके पास ज्यादा पैसे कम है और टाइम कम है, वो खुद से नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली इसमें जो बात आपने कही है कि जो बंदा इसमें काम करता है उसकी बेसिकली एक इनकम उसमें प्लान की जाती है उस सारे मॉडल्स के अंदर, उस सारे बिजनेस मॉडल के अंदर। ठीक है, उस जो भी मॉडल फर्ज करें, लेट्स से कि हम बात करते हैं प्राइवेट लेवल की, 15,000 यूरो हमने जमा की है 3 लोगों ने मिलके, तो उसमें जब बजटिंग की जाती है तो उसमें प्लान किया जाता है कि जो बंदा इस पे काम कर रहा है उसको मंथली क्या जाएगा। ठीक है, वो उसका प्लान होगा तो उसको मोटिवेशन होगी काम करने की। ठीक है, तो वो तो एक कंपल्सरी है और वो एक एक्सपेंस है।
प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हमारी हमेशा सारे एक्सपेंसेस निकाल के, एक्सपेंसेस में जो हम बाय कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, जो एक्सपेंसेस अमेज़न के आ रहे हैं या जो भी एक्सपेंसेस बैंक के आ रहे हैं या उस बंदे की कॉस्ट आ रही है, वो सारे निकाल के जो है फिर एक प्रॉफिटेबिलिटी काउंट की जाती है। और जब हम बात करते हैं प्राइवेट लेवल की, तो प्रॉफिटेबिलिटी जब हम कहते हैं एक चीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी है लेट्स से 25%, तो उस पे हमने बीए की या उस बंदे की जो कॉस्ट है, जो काम कर रहा होता है एक्चुअली उसके ऊपर, उसकी कॉस्ट को डाला होता है उसमें ना, ऑलरेडी उसमें बजटिंग का हिस्सा होती है वो चीज़। तो ये लाज़मी है क्योंकि जो भी बंदा काम करेगा ऑब्वियसली, मतलब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने पैसे जमा किए, एक इन्वेस्टमेंट पूल बना के पैसे जमा किए, और जो बंदा अब उसको लेके चल रहा है, मतलब कीनफुली उसको मतलब टारगेटेड होकर लेके चल रहा है, डेफिनेटली उसको हमने मंथली कुछ ना कुछ पे करते रहना जब तक कि वो स्टेबल फॉर्म में नहीं चीजें सामने आती। तो उसके बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी उस पे डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, मतलब जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से 50% पे चले जाते हैं, लेकिन कई मॉडल्स ऐसे हैं जिसपे जी 70% इन्वेस्टर को जाता है और 30% जो है दूसरे बंदे को आता है जो काम कर रहा है। तो लेकिन ये वो चीजें हैं कि जो अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर है, अभी तो हमने ये देखना है कि हम कितने लोग जमा हो रहे हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, उसके ऊपर फिर हम बजटिंग करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि ये हम करने जा रहे हैं, ये बजटिंग है, ठीक है। और उसके बाद हम पैसे उसके जमा करेंगे, ठीक है। मतलब पैसे जितना भी काम अभी हम करेंगे सारा ओन पेपर्स होगा, अभी कोई आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, अभी आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं इन हैंड की जाएगी। सबसे पहले तो पेपर वर्क एक तैयार किया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये हमारी बजटिंग है, ये हमारा टारगेट है कि हमने 15,000 यूरो से ये चीजें प्लान की हैं और आफ्टर 2 इयर्स हम किस जगह पे खड़े होंगे या हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम कहते हैं, देखते हैं, ओके वी आर फाइन विद इट, कि हमारी कितनी परसेंट प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, कितने हमारे पूल मेंबर हैं उसमें, और कितने हमारे जो है वर्क फोर्स हमारी कितनी है उस पर, ठीक है। हमारे एंड पे क्या आएगा, इन्वेस्टर के एंड पे क्या आएगा, और काम करने वाले के एंड पे क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो उसके बाद एक म्यूचुअल जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है, या एक म्यूचुअल एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम मतलब 30-70 की रेशो में भी जाते हैं और 50-50 की रेशो में भी जाते हैं कि 50% इन्वेस्टर्स का और 50% काम करने वालों का। लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो है। लेकिन जो नॉर्मल सिनेरियोज हैं, मतलब उनमें 30% जो है काम करने वालों को आता है और 70% जो है इन्वेस्टर्स को जाता है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक ठीक हो गया, बिल्कुल। और किसी का सवाल? अच्छा, सवाल लिखे भी हुए हैं, मैं चैट में किया है कुछ। हाँ, वो एक लंबा क्वेश्चन था, वो ईमेल का था, वो मैंने उन्हें कहा कि ईमेल फॉरवर्ड कर दें ताकि आप सुकून से उसको देख के रिप्लाई करें। मैं इसको एलाबोरेट करने की करता हूँ। ये ठीक, जो मई से आ रहा है, उसमें ये डेट है 1 जुलाई से, सॉरी 1 जुलाई से ये कानून आ रहा है इसमें जर्मनी में, बल्कि यूरोप में, कि आपने जो ERP है ना उसको फॉलो करना है। जो एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ अमेज़न के लिए नहीं है, हम जितने भी पोर्टल्स पे बेच रहे हैं उन सब के लिए ये है, ये लॉ है। ये है क्या, ये असल में जो आप लोग पैकेजेस भेजते हैं कस्टमर्स को, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने ओन करनी है। अभी हम तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में 3-4 साल से इसकी ओनरशिप कर रहे हैं, क्योंकि जब से ये शुरू में आया था ना तो उसी वक्त से हमने रजिस्टर कर लिया था अपने आप को। तो ये मैंने लिंक शेयर की है दोस्तों के लिए, ये lucidforprocum.register.org के नाम से, यहाँ पे इसको स्टडी करें। ये इनका मेन पोर्टल है जहाँ पे इसने रजिस्टर होना है। जबकि जो लोग रजिस्टर जो कंपनीज हैं ना, वो बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको सस्ती भी मिल सकती हैं। अभी मेरे पास लिंक नहीं है, लेकिन सस्ती कंपनी अवेलेबल हैं जो आपको जो है ना कुछ महंगी हैं कुछ सस्ती हैं। ये लेकिन इनका मेन पोर्टल है, यहाँ पे उस कंपनी ने रजिस्टर होना है जो जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये जो है ना इनका मेन यूरोपियन यूनियन के मेन कंपनी है जो असल में कंट्रोल करती है सबको। और फिर आपने इसका लिंक जो है ना उसका लिंक वहां पे अमेज़न पे भी डालना है। आप फर्ज किया अगर कॉफलैंड पे बेच रहे हैं वहां पे भी डालना है, ऑटो में भी डालना है, हर जगह पे ये है। ईबे का भी आ गया है, ईबे वाले भी अब मांग रहे हैं कि 1 जुलाई से लाजमी करना है आप लोगों ने। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स उमर भाई, जज़ाकल्लाह। ये बेसिकली रिक्वायरमेंट ये है कि 1 जुलाई से जो वाकई ठीक है ये आई है कि इसमें जो पैकेजिंग की डिटेल्स और शिपिंग पैकेजिंग की डिटेल्स होने चाहिए। तो ये तो पैकेजिंग इंफॉर्मेशन तो हम ऑलरेडी लिस्टिंग में ऐड तो करते हैं, तो उन्हें कोई ये डिफरेंट फॉर्म में चाहिए? नहीं, आपने इसका ना लाइसेंस होता है इसका जो
जैसे उमर भाई बता रहे हैं ना, लूसिड पे जाएंगे आप, लूसिड पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। फिर जर्मनी में वेस्ट कलेक्शन जो है ना, ये डुअल सिस्टम के तहत होती है। जैसे जो एक है इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एक पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट होती है। तो ये जो हमारी पैकेजिंग है, ये क्योंकि हम रिटेल में काम करते हैं, तो ये पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट में जाया जो है रिसाइकल या तलफ की जाती है या डिकम्पोज जो की जाती है, ये पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट में जाती है। तो इसके लिए कुछ कंपनीज हैं जर्मनी के अंदर, जैसे उमर भाई बता रहे हैं कि डिफरेंट पैकेजेस हैं। जैसे मैंने अभी ये लिंक शेयर किया सेट मार्ट फूड डे ए का, ये भी काफी चीपर पैकेजेस देते हैं ये भी। तो इनको आपको बताना होता है कि आपका कितनी वेस्टेज है पर ईयर, आपकी फाफे है, कार्टन है, फपियर है, या कुंस्टोफ है, या ग्लास है, एल्यूमिनियम है, या मेटल है, कितनी आपकी वेस्टेज है। तो ये आपको एक बाइतराक देते हैं कि आपका जो यारस बाइतराक है एप्पल आपने इतनी फी देनी है। वहां से आपको लाइसेंस मिलेगा और वो लाइसेंस आप जो है ना लूसिड में जाके अपलोड कर देंगे। तो फिर बाद में लूसिड पे आपका जो नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपने अमेज़न या ईबे या कहीं पे भी जाके आपने उसको डाल देना। तो वो बेसिकली आपकी ईआरपी पूरी हो जाती है, कंप्लायंस जो। थैंक्स फॉर आस्किंग। फॉर एग्जांपल मेरी एक शिपमेंट है, वो ऑलरेडी मतलब कि जर्मनी फॉर एग्जांपल पहुंचने वाली है, ठीक है, और अब ये रिक्वायरमेंट आ गई है, तो अब इन्हें मुझे कांटेक्ट करके ये सारी इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं रजिस्टर करके ये करनी है सारी डिटेल्स। देखिए एक मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस से बताता हूँ आपको। देखें, एक आपकी अब असाइनमेंट आ रही है ना, पहली असाइनमेंट अगर है तो आपने जो साल का जितनी वैल्यू है ना, जितना आप कार्टन ले रहे हैं, जितना आप समझ रहे हैं कि इस साल मेरी कंजम्पशन होगी कार्टोनाशन की या फोलियो की, या जो भी चीजें आप मतलब है कि एज अ वेस्टेज जाता है एंड कस्टमर तक, वो आपने अक्यूमुलेटेड आपने पहले ही रजिस्टर करना है। और ये दिसंबर के तक होता है असल में, कि दिसंबर से पहले पहले आपने उनको वैल्यू बता देनी है। तो आपने इस साल की वैल्यू इसमें डालनी है कि मेरी ये है, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। बट यू हैव टू डू इट एवरी ईयर, यू शुड सबमिट योर कैलकुलेशंस कि आपने कितने कार्टोनाजन खरीदे हैं एंड यूजर्स के लिए जो गए हैं, जो आप असल में ओन करते हैं कि उनको डिमोलिश किया जाए। तो उसकी वर्थ जो है ना, वो सेंट्रलाइज जाती है, जो मेन इनका सिस्टम है, और वो उसको मतलब है जो इदारे ये काम कर रहे हैं डिमोलिश करने में, उनको सपोर्ट के तौर पे ये पैसे मिलते हैं हम सब की तरफ से। ठीक, ये बेसिकली ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की तरफ ये एक स्टेप है जी। वो इदारे जो आपके या हमारे पैकेजेस की जिम्मेदारी लेते हैं डिमोलिश करने की, उनको फाइनेंस करने का, ये जिस तरह आपका रेडियो टीवी का नहीं है, हमसे हर 3 महीने बाद ये पैसे काट लेते हैं, इसी तरीके से इन्होंने सेंट्रलाइज तरीके से सिस्टम बनाए हुए हैं सिस्टम को चलाने के लिए। और अब ये जो असल चीज है, स्क्रीन शेयर की है मतलब जी बिल्कुल असल जो चीज है, ये जो बड़ी कंपनियां हैं जिस तरह अमेज़न खुद हो गया है या जो दूसरे बड़े मगरमच्छ हैं, उनको कंट्रोल करने का इनका तरीका है, अभी लाजमी ये कर रहे हैं मई में, कि उनको जो वेस्टेज है उसकी जिम्मेदारी लें। और ये आप देखेंगे कि ये बड़े बड़े जुर्माने अब करेंगे। अच्छा, ये मैंने एक शेयर किया जो आपके साथ कैलकुलेटर शेयर किया ना, उसकी आप मिसाल फर्ज करिए आपकी इन्वेंट्री है 500 पीसेस की आ रही है, आपका जो गत्ता है उसका वेट है जी 100 ग्राम उसका वेट है। तो ये आपका तकरीबन बन जाएगा 500 ज़रब 100 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा तकरीबन 50 kg आ जाएगा। मतलब पे मैंने डाल दिया 50 kg। खून स्टोफ आपकी जो फिर फाकुल होगी, फोलियो वगैरह होगा, वो लेट से उसकी वेटेज है 25 ग्राम है, तो उसका आ जाएगा तकरीबन 12.5 किलो आ जाएगा, या 13 किलो हम करते हैं। तो ये आपको ये दिखा रहा है कि आपका जो यारस बाइतर आ गया 49 यूरो, ठीक है। आपने इसको बाय करना, लाइसेंस आ जाएगा आपका, फिर आपने इसको लूसिड पे जाके आपने डाला जो लिंक शेयर किया, वो जो वेरी सिंपल, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन इसमें एग्जाम में रखें कि ये आपका अक्यूमुलेटेड वैल्यू है, इट्स नॉट ओनली अमेज़न, जितना भी आपका जो हाँ ये टोटल इन्वेंट्री जो आप बाय कर रहे हैं ना, आप जर्मनी के अंदर लेके आ रहे हैं, जी तो ये पर ईयर की ये फी है सर जी। इज नॉट अबाउट बाइंग, इज अबाउट सेलिंग। जो चीज आप एंड कस्टमर को भेज रहे हैं, यू हैव टू कैलकुलेट दैट वन। द थिंग्स व्हिच यू आर बाइंग इज द पर्सन इज रिस्पांसिबल व्हिच इज सेंडिंग यू। बिल्कुल। आपने सिर्फ जो मतलब है जो कार्टोनाशन आप बाय करते हैं और या जो फोलियो बाय करते हैं,
क्योंकि अब देखिए हम ज्यादा पॉली बैग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, क्योंकि कार्टोनाशन बहुत महंगे हो गए हैं, तो आपने उन पॉली बैग्स की वैल्यू भी बीच में डालनी है। जी बहुत शुक्रिया जज़ाक, थैंक्स। नेक्स्ट उमैर, आपका सवाल। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैंने रेज हैंड किया, माइक बंद तो किया लेकिन आवाज नहीं आ रही, माइक अनम्यूट किया तो है। इन द मीनवाइल किसी और का कोई सवाल हो या कमेंट इन जनरल फीडबैक कोई भी, तो मोस्ट वेलकम, ताकि हम फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली रैप अप की तरफ चलेंगे। जी उमैर। नहीं, आवाज नहीं आ रही। वो दोबारा ऑडियो सेटिंग्स देखकर दोबारा सवाल कर लेना थोड़ी देर में। जी फराज भाई, अभी कोई और सवाल अभी आया नहीं है, तो आप बताएं फिर जो कंबाइंड मॉडल के लिए किस आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, कई लोग जैसे वो ग्रुप में भी पूछ रहे थे कि हम कैसे इन्वेंट्री दे सकते हैं, तो उमर भाई ने यही बताया उन्हें कि पहले ये काम सीखें और उसके बाद इसमें देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमने जो कोर्स डिजाइन किया हुआ है वो बेसिकली इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर डिजाइन किया कि हम लोगों को उनका एक तो माइंडसेट डेवलप करें, एक उन्हें टैक्सेशन के हवाले से गाइडेंस दें, ताकि जो खौफ है ना हमारे जहनों में टैक्सेशन का, लॉस का, ये निकले। तो क्रिएशन ऑफ बिजनेस आइडेंटिटी है, इसी तरह ब्रांड रजिस्ट्रेशन है, और जो दीगर जैसे ERP अब नया आ रहा है, तो इसके बारे में कल हमारा लास्ट सेशन हुआ है फर्स्ट बूट कैंप का, उसमें शारिक भी थे, उसमें हमने यही चीजें का डिस्कस की हैं, सोल नंबर की, ERP से रिलेटेड लूसिड के हवाले से। तो ये बेसिकली वो चीजें हैं कि जो हर बंदे को जो बिजनेस करना चाहता है उसे पता होनी चाहिए ये चीजें। वो डर और खौफ जो ना ज़हनों से निकाल के तो हम बिजनेस करेंगे, कोई बात नहीं, हमें पता है कि लीगल इश्यूज क्या है, हमें पता है कि हमने उसको कैसे कैटर करना है। तो ये सबसे अहम चीज़ है जिसको हमने उन कोर्सेज का बाकायदा हिस्सा बनाया, ताकि जो भी लोग आए करना चाहते हैं, अमेजोन की ट्रेनिंग इट्सेल्फ एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो चीज़ है कंपनी फॉर्मेशन के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, और दीगर जो लीगल इश्यूज है उनके हवाले से, ताकि लोगों को प्रॉपर एक चीज़ का पता हो और लोग प्रॉपर उसको एक प्लान, ये ना हो कि हिट ना करें। अच्छा, 3 लोगों ने आप कल हमें उसमें बता रहे थे, कल मैंने लास्ट सेशन भी ज्वाइन किया था और बिल्कुल फीडबैक हर किसी का बहुत ही अच्छा था, मतलब जो पहले सेशन पास आउट हुए लोग सारे बड़े खुश थे। अच्छा, एक हैंड रेज हुआ है, आईफोन लिखा आ रहा है। अच्छा, नवीद, अच्छा नवीद भाई, नवीद ने तो पहले सवाल पूछा है, शायद नवीद आप दोबारा पूछ लें फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैंने पहले सवाल पूछा। अच्छा फराज भाई, ये क्या आपके पास कोई टाइम फ्रेम है कि कब तक आपका आइडिया है, अंदाज़ा है कोई आप प्रोजेक्ट जो कोई शुरू कर रहे हैं, तो ताकि लोगों को पता हो कि नेक्स्ट 4 मंथ्स 6 मंथ्स कब तक अगर कोई प्लान करना चाह रहा है इन्वेस्ट करने में, तो कोई ऑलरेडी आपके जहन में है? अच्छा, हमारे ज़हन में तो चीज़ें काफ़ी सारी हैं, लेकिन बेसिकली वही बात है कि हम चाहते हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मतलब हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट आए, हम उनको फिर बेसिक जो मज़ीद जो चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह है, या उनके बारे में मज़ीद जो चीज़ें डिटेल्स हम बताना चाहते हैं, ताकि हम माइंडसेट को पहले, फ्रेम ऑफ माइंड हमारा जो ना वो क्लियर होना चाहिए, उसमें एक दूसरे के हवाले से भी कंसर्न से ट्रस्ट लेवल हमारा एक होना चाहिए। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हमारे एंड पे कोई हमें परेशानी नहीं है, हमारे पास टीम बैठी है जो ये काम कर रही है, हमने उन्हें गो हेड देना है, चीजें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन उससे जो पहले की चीजें हैं, आपस का जो ट्रस्ट लेवल है, आपस की जो बाइंडिंग है, आपस का जो माइंडसेट है, उसको एक जगह पे आना, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि जो भी लोग करना चाह रहे हैं इसको सीरियसली, इस सेशन के बाद हम दोबारा फीडबैक लेंगे, और उसमें जो लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं इस काम के अंदर, उनके साथ फिर हम वक्तन फोक्तन जो है उन टॉपिक्स के ऊपर सेशन करेंगे कि जिससे हम मेंटली तैयार हो, जिससे हम मेंटली तैयार हो कि हमने अब मिलके काम करना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे लिए जो ना मतलब मुझे 14 साल हो गए अब बिजनेस करते हुए, और वैसे भी मेरा ताल्लुक बिजनेस फैमिली के साथ ही है। तो हमने जो चीजें देखी हैं वो ये कि जब तक ट्रस्ट लेवल नहीं है तो चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब बिजनेस इज लाइक के आपके साथ अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं।
तो अप में तो हर बंदा साथ खड़ा होता है, लेकिन डाउन में जो है ना असल पता चलता है जब डाउन आता है तो उसमें कौन खड़ा है। तो उसके लिए जो लोग तैयार होते हैं तो बेनिफिट भी उन्हें मिलता है फिर बाद में। ठीक, तो ये चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि हम लोग आपस में मजीद इसको डिस्कस करें, कोई जल्दबाजी ना करें। ठीक है, जहां हमने जिंदगी के 35 साल 40 साल 45 साल वेट किया है, तो अगर हमें 2-4 महीने और वेट करना पड़ता है कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन हम सिक्योर होकर चलें, आपस में एक माइंड सेट के साथ चलें, तो चीजें बहुत अच्छी टर्न अराउंड हो सकती है। यानी अब हम मई 2022 पे खड़े हैं, लेट्स टारगेट कि हमने जनवरी 2023 में शुरू करना है। ठीक है, अभी तो मतलब टाइम बहुत शॉर्ट होता जाएगा, मई शुरू हो गया है, मई अब ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। हमारे पेपरों में जैसे ही 1 मई आता है या 1 एनी मंथ आता है तो वो महीना खत्म हो जाता है, अब हम अगले महीने की बात करते हैं। तो मतलब मई खत्म हो गया, तो अब हमने जो बात करनी है वो अब जून ऑनवर्ड देखेंगे, तो आधा साल हमारा गुजर गया। ठीक है, अब हम प्लान करते करते जो भी है, तो चीजें बहुत हो सकती हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि हम इस एक महीने को यूटिलाइज करें, मई को यूटिलाइज करें, आपस में माइंडसेट एक्सचेंज करें, जो कंसर्न्स हैं जो क्वेरीज हैं उनको एक्सचेंज करें, आपस में मजीद एक दूसरे को जाने, और उसके बाद हम मतलब हम प्राइवेट लेवल से नहीं स्टार्ट करते, हम होसे से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसको हम एज सुन एज पॉसिबल विद इन 2-3 मंथ्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। बट प्राइवेट लेवल में डेफिनेटली वी नीड सम टाइम, मोर टाइम देन होलसेल। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि अब हम मई में टारगेट करते हैं कि मई में हमने मजीद बैठक करनी है, मजीद सिटिंग्स करनी है, आपस में एक दूसरे को बताना है, आप एक दूसरे को समझना है, और उसके बाद हम फैसला कर लेंगे कि हमने इसको कितनी जल्दी स्टार्ट करना है। हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू। ये तो ठीक है कि चंद एक मुलाकातें मज़ीद ज़रूरी है ताकि लोगों के अभी जो क्वेश्चन भी होंगे उनको भी जवाब मिल जाए, ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। लेकिन उसके बाद आई थिंक कि अगर आप एक बेसिक प्लान देंगे तो ही लोगों को समझ आनी शुरू होगी कि हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट मैं करने में इंटरेस्ट हूँ या नहीं हूँ, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, या इस बिज़नेस में कितने लोगों का आपका टारगेट है, 50, 100 एंड उसमें हर बंदे ने कितना कंट्रीब्यूट करना है। तो एक बेसिक प्लान थोड़ा सा होगा जो कि ठीक है नेक्स्ट मंथ और आफ्टर 2 मंथ्स यू कैन पुट समथिंग। उसके बाद आई थिंक के लोग जो है वो प्लान देख के ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे और सवाल करेंगे, अच्छा ये ऐसे आप ये करना चाह रहे हैं या ये करना चाह रहे हैं। दिस इज जस्ट जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी जहन में आ रही है बात, क्योंकि विदाउट एनी प्लान आप मुश्किल होता है कि किसी भी बंदे के लिए डिसाइड करना कि मैं इंटरेस्टेड भी हूँ या नहीं। ठीक है ना, कि अगर कम से कम बेसिक प्लान देखूंगा तो मुझे इंटरेस्टेड हो सकता है लगे, फिर मैं अपना उसमें टाइम भी इन्वेस्ट करूंगा, मीटिंग्स में भी आऊंगा, ज्वाइन करूंगा और जो है वो उसमें आगे हिस्सा लूंगा। अगर मैं सोचूंगा कि नहीं ये बिजनेस प्लान मेरा नहीं है या मैं नहीं इसमें कर सकता या मेरी समझ में नहीं आता, तो विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, टाइम इज मनी, सो इसके लिए मैंने आपका इसलिए शुक्रिया अदा किया था कि आप अपना टाइम दे रहे हैं सबको। तो इसीलिए सबका टाइम भी जो है वो, जाहिर बात है इतने लोग आए हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, सोच के आए हैं, कुछ ना कुछ हर कोई करना चाह रहा है, हर एक के ज़हन में है कुछ ना कुछ। तो उसके लिए ये मेरा बेसिक जो है, मेरे लिए ये है कि मैंने अपना टाइम देना है। अगर नेक्स्ट 2, 3, 4 टाइम अगर मैंने ज्वाइन करनी है तो कोई बेसिक प्लान हो जो मुझे मेरे समझ में आ रहा है, देन आई विल ज्वाइन, अदरवाइज आई स्पेंड दैट टाइम समवेयर एल्स। फराज साहब अगर इजाजत बिल्कुल सही बात है। जी जी, देखें नवीद साहब, जिस तरह वेबसाइट पे भी उधर अपना ग्रुप में भी है, मैंने लिखा है आपने पहले सीखना है और फिर आपने डिसाइड करना है। आपने पहले डिसाइड करके नहीं सीखना। आप देखें वो आपको एक प्रोफेशनल कोर्स ऑफर कर रहे हैं, आप उसको 3 महीने लगाएं, 4 महीने लगाएं, जितना कोर्स उनका है आप सीखें और वो करें। मैं जाती तौर पे इस चीज का बिल्कुल कायल नहीं हूँ कि आप पहले शुरू करें और फिर सीखें। हमने नुकसान किए हैं, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो अब हमारे यंग यूथ है वो गलतियां ना करे। मैं आपको यकीन बहुत नुकसान किया हमने सीखने के। हमने भी इसी तरह किया जिस तरह हमारे पाकिस्तानी भाई करते हैं ना, वो उनको बताओ कि भाई ये काम कर लोगे, वो तो कहते हैं मैं जहाज भी चला लूंगा। ऐसा नहीं होता है। आप देखें, आप पहले बराए मेहरबानी सीखें इसको। आप इसको ये ना समझे कि मैं पैसे जाया कर लूंगा 3 महीने करके। ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये आपको एक एक चीज इंशाल्लाह समझाएंगे। जहां तक मैं देख रहा हूं, उनका कोर्स आउटलाइन भी देखा है। हम जो लोग हैं, हम तो जर्मन में कहते हैं फ्रूट लार्ड, जब हमारे पास टाइम होता है हम हमको टाइम देंगे आप लोगों का भी, हमारे पास टाइम नहीं भी होता।
तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, और इसको आप ये ना समझें कि ये अर्निंग के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये खिदमत भी है, ठीक है। और उनको जो उनकी वैल्यू है, जो उनकी वर्थ है, उनको मिलनी चाहिए। माशाल्लाह ये वक्त निकाल रहे हैं, और हमने कोशिश करनी है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की जो यूथ है वो आगे बढ़े, और हम बिजनेस में प्रोफेशनल्स बन के आए। देखें किस तरह चाइनीज रिएक्ट करते हैं, किस तरह उनकी ईमेल्स आती हैं, और हमें पाकिस्तान से भी ईमेल्स आती हैं, और हमें फिर हंसी आती है कि यार ये दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे इवन डोंट नो हाउ टू राइट एन ईमेल, ठीक है। और दूसरों की तस्वीरें आप डाल के जो मेरी अपनी तस्वीरें मुझे भेज रहे होते हैं कि भाई हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप खरीदना है हमसे। मैं आपकी सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये जो रुझान है, इससे फिर कहते हैं कि अल्लाह ने मेरी किस्मत में नहीं लिखा। भाई आप पहले ट्रेन तो हो जाए ना, तो इंशाल्लाह जब आप लोग प्रोफेशनली तौर पे आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें इस पे, बाद में आपको बहुत फायदा होगा। शुक्रिया। सही। और किसी का लिंक क्वेश्चन शेयर किया है, इस पे हमने कोर्सेज भी डिफाइन किए हुए हैं, तो काफी डिटेल में बताया हुआ है कि क्या इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये डेफिनेटली इट्स बोथ साइड ट्रैफिक है। आप लोग थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें इन वीडियोस को देखने में भी, और अगर आप चाहते हैं कि मजीद इसको सीखें तो डेफिनेटली मतलब आप लोग कोर्स ज्वाइन करके इसको इन डेप्थ सीख सकते हैं, ताकि आपको पता हो बाद में कि आप किस जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें क्या हर्डल्स आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस हर्डल्स और प्रॉब्लम्स के बगैर नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई मशीन है जिसमें इधर से पैसे डालने हैं उधर से निकाल देने हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये एक बड़ा सिस्टम है जिसके अंदर पैसे इन्वेस्ट होते हैं, और दिन रात एक किया जाता है, मेहनत की जाती है, और उसके बाद जो है दूसरी साइड से कोई इनकम आनी शुरू होती है। तो इसका फायदा सिर्फ ये होता है कि ये मशीन एक दफा चल पड़ती है तो ये बहुत फायदा देती है। तो इसका सिर्फ ये फायदा, मतलब जैसे जॉब में हम रोज चक्की में पिसते हैं तो हमें एक सर्टेन अमाउंट आती है, इस चक्की में हम जितना शुरू में पिस जाएंगे उतना ज्यादा रिटर्न आता शुरू हो जाएगा, और वंस आप अच्छी तरह पिस चुके होंगे तो आपके पास बहुत रिटर्न आना शुरू हो जाता है। जी शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, बस इसमें ये जल्दबाजी ना करें, मतलब आप इन पेशेंट ना हो कि अभी मैंने करना है या नेक्स्ट मंथ करना है, या मैं टाइम क्यों स्पेंड नहीं करूंगा, करना है या क्यों करूं मैं। तो डेफिनेटली देखें, मतलब हम लोग एज में कुछ काफी लोगों से मैं एज में बड़ा भी हूँ जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। तो हम लोगों ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, सीखा है, और जर्नी में भी 20-25 साल से रह रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व किया है। तो जो माइंड सेट है बेसिकली, जैसे उमर भाई ने बताया कि ये बहुत जरूरी है कि हम ये चीजें एक्सेप्ट करें कि हमने सीख के करना है और प्रोफेशनली करना है। तो करने को क्या है, मैं आज कहूँ पैसे दें, कल काम शुरू करें, लेकिन वो फेलियर है ना। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता कि एक दफा हम कम्युनिटी को जमा कर रहे हैं तो अच्छे पर्पस के लिए हम जमा करें, और वाकई आउटपुट देखें कम्युनिटी के लिए भी, और उसमें हमारा भी फायदा है, उसमें आपका भी, उसमें पूरी कम्युनिटी का फायदा है। बिल्कुल बहुत सही। शुक्रिया। अच्छा इलियास भाई, डॉक्टर इलियास भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि फराज भाई, शारक भाई और उमर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, कि ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग जो है ना, ये आज मतलब काफ़ी सारे लोग जो है ना वो नए भी ग्रुप में आए हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जैसे उमर भाई ने कहा ना कि ये सिर्फ जो फराज भाई और शारक भाई ये कर रहे हैं ना, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही कम्युनिटी सर्विसेज के लिए है कि लोगों को एक प्रोफेशनल तरीके से पता चले। उमर भाई की ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ, उधर टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख में। अगर कोई पीएचडी स्टूडेंट या इवन मास्टर स्टूडेंट मेरे प्रोफेसर को या इवन मुझे भी ईमेल लिखता है कि मैंने डार्ट के लिए अप्लाई करना है, मैंने फलां स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो यकीन करें कि वो इतनी पैथेटिक ईमेल होती है। तो मैं पहले उसकी ईमेल ठीक करवाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार ऐसे मेरे प्रोफेसर को डियर सर से ना करो, ये जर्मनी नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। आप उसका प्रॉपर उसका पूरा नेम लिखो, उसका लिखो कि मैंने आपकी सीवी पढ़ी है, आपका प्रोजेक्ट ये आपकी वेबसाइट देखा है, प्रोजेक्ट आपके इंटरेस्ट मुझे हुए हैं, तो मैं आपको मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से। तो जो रिलेटेड टू कोर्स है फराज भाई का, और ये इसमें ये वाकई ही पैसों के लिए नहीं है। मैं अभी 10 दिन हुए हैं मैं फराज भाई से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। यकीन करें कि मैं 2 साल से वो अनेबलर्स और सनी अली और ये बाकी, क्योंकि वो एक कहते हैं कि रॉ माइंड से ना वो मैं कर रहा था कि मैं इसमें स्विच हूँ। उनकी इतनी वीडियोज़ भी सुनी है, फेसबुक भी 1.5 साल फॉलो करता रहा हूँ। कोरोना की वजह से जॉब ज़रा आपको पता है कि वो इतना काम नहीं था।
लेकिन जो 10 दिन में मैंने फराज भाई से कस्टमाइज्ड बेस्ड चीजें सीखी है ना, कि मैंने अपनी प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करनी है, कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करवानी है, टैक्सेस कैसे होंगे, प्राइवेट लेबल कैसे है, मैंने कंपनी का नाम कैसे सेलेक्ट करना है, यही जैसे उमर भाई और अभी बता रहे थे कि ये अभी जो हमने ये ल्यूसिड पे जाके करना है, इट्स जस्ट वेरी सिंपल के 50 यूरो एक ईयर के लिए हैं, जो भी चीजें आती जाएंगी। मतलब इस ग्रुप की खूबसूरती ये है कि ये जर्मन इंफॉर्मेशन, कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। ये नहीं है कि आप वो एक समंदर में हैं, फ्लोट कर रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि जाना किधर है। तो आई एम रियली हैप्पी कि ये प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है। और अगर उमर कमाल साहब भी अगर कोई इस तरह का कोई इसमें कोई इनका प्लेटफॉर्म है फेसबुक पे, तो माशाल्लाह हम इनको पढ़ते रहते हैं, बड़ा एक्टिव है माशाल्लाह। अगर कोई इस तरह की कोई बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी अगर इनका कोई चीज़ है तो चलें वो भी हमें अगर शेयर कर दें तो वो हमें पता चलता रहेगा। तो एट द एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द पार्टिसिपेंट। थैंक यू लियाज भाई। और उमर भाई हमारे साथ ही इंशाल्लाह, इनके साथ इनकी सर्विसेज हम लेते रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं, देखिए यही कम्युनिटी की खूबसूरती है कि उमर भाई भी आगे आए, मतलब हम लोग हैं, उमर भाई हैं, और भी लोग होंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मतलब 1 और 1 11 होते जाए। अच्छा, ये एक और है, एमडी ने एड्रेस किया है। एमडी अपना नाम का पता नहीं क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम ये अस्सलाम। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमडी फॉर मोहम्मद। तो अच्छा, सेकेंडली मैं है ना उमर साहब को है ना फेसबुक पे भी फॉलो अप कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ना, इनकी कोर्स भी बड़ी जबरदस्त होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। और आपको भी फेसबुक पे फॉलो अप कर रहा हूँ। तो बाकी आपने ये जो म्यूचुअल फंड की और पूल फंड की बात की ना, मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि बाकी तो उन्होंने उमर कमाल साहब ने अगेन काफी बिल्कुल सही बातें की, बहुत अच्छी बातें की। लेकिन फिर भी ना एक मास्टर प्लान होना चाहिए। लेट्स सपोज ये मेरा एक आइडिया है या मेरी थिंकिंग है कि अब लेट्स सपोज 30 पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा सा एक रोड मैप मिल जाए ना। लेट्स सपोज ये नहीं कि अब जिस तरह इन्होंने बात की कि इनेबलर और सनी भाई से काफी कुछ बेसिक वहां से लर्न कर ली, लेकिन फोकस जो है ना हमारा जर्मन मार्केट से रिलेटेड करने के लिए वो जरूरी है कि चलें जी आपका कोर्स ज्वाइन किया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर लेट्स सपोज एक पूल फंड बनता है तो उसमें अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरा ख्याल 3 to 4 पीपल मैक्सिमम काफी है, क्योंकि ज्यादा अगर नंबर ऑफ किसी भी एक बिजनेस में ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ जाती हैं, ठीक है। जी। 4 बंदे हैं और उनमें से एक या दो भी कोर्स, एक बंदा भी कोर्स ले लेता है, मेरा ख्याल वो काफी होगा। और बाकी जो है जिसने एज ए वीए काम करना होगा, ठीक है, तो बाकी जो है उनकी इन्वेस्टमेंट होगी 70-30 या जो भी रेशो हम डिसाइड करेंगे। और उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसका जामिन कौन होगा, ये सारी चीजें ना। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर आप देते हैं ना, ओवरव्यू दे दें तो उसे पता चल जाएगा। कोर्स तो ठीक है, कोर्स तो वो उस ग्रुप में एक बंदा ज्वाइन कर ले वो काफी होगा, ठीक है। और इस तरह चीजें पैरेलल चल सकती हैं, टाइम भी सेव हो सकता है और उसको ये ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ये मेरा आइडिया है, बाकी आपको जैसे बेहतर लगे। बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल भाई। इसमें होगा इसी तरह के मैक्सिमम जो है ना नंबर लोगों को पूल फंड में नंबर ऐड करने का मकसद ये कि ज्यादा लोग आएंगे तो उनको हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते जाएंगे ना। जैसे आपने कहा 4 से 5 लोगों की अगर इन्वेस्टमेंट इतनी है कि वो 15-20 हज़ार यूरो हो रही है या जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं तो फाइन विद इट, उससे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मकसद यही है कि चलें जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा हम छोटे ग्रुप्स बनाते जाएंगे और उतने ज्यादा जो ना प्रोजेक्ट स्टार्ट होते जाएंगे। तो डेफिनेटली ये चीज आपकी बात ठीक है कि मास्टर प्लान एक होना चाहिए। तो उसमें हमारे पास मास्टर प्लान है, ठीक है। मास्टर प्लान तो यही है कि हमने ई कॉमर्स में काम करना है, ठीक है। तो उसमें जो रिस्क है, जो टाइम पीरियड वगैरह सारा कुछ वो वीडियोस के अंदर भी बताया गया, वो आप लोग भी जरूर देखें ताकि फिर हम जो नेक्स्ट सीटिंग करें उसको हम जो ना ज्यादा पर्पसफुल बनाएं। उसमें जो हमारी जो स्ट्रेटेजीज हो, उस पर बजटिंग हो हमारी, हम एक बजट लेके आए कि भाई हमें पीएल करना है तो इतना बजट चाहिए, होलसेल करना है तो हमें इतना बजट चाहिए, तो इसमें कौन कौन कहाँ कहाँ पे इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो हम उनको उस जगह पे मतलब फिट इन करते जाएंगे साथ साथ। ठीक हो गया। अच्छा मोहम्मद और सवाल तो नहीं है? ठीक है, ये एक सेठ और है, लिखा आ रहा है, सेठ सेठ साहब। सेठ साहब हैं, सेठ साहब लिखा हुआ आ रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम नाम भी बता दो। सर मेरा फुल नेम है सेठ जिब्रान प्रभु। मैं लास्ट टाइम सेशन भी लिया था जिब्रान जिब्रान शाहिद भाई का, लाइसेंस वाला।
जी जी हाँ, तो सर मैंने ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं तो मतलब अभी जो क्वेश्चन आंसर सेशन में ये अभी मैंने ज्वाइन किया है, तो ये कि पहली डिस्कशन सर मैं नहीं सुन पाया। लेकिन सर इन क्वेश्चन आंसर से सर मैंने अंदाजा लगाया कि मतलब कि सर मैं थोड़ा सा अपना तारुफ कराऊँ। सर मैं ई कॉमर्स की मार्केट में सर पिछले 2-3 सालों से हूँ। सर अमेजोन में सर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं यूके मार्केट में और यूएस मार्केट में। वेरी गुड। और सर मेरा यकीन माने सर मैं अभी स्टूडेंट वीजा पे हूँ। मुझे तकरीबन कोई ना ये तीसरा चौथा हफ्ता है जर्मनी में ना, डॉर्टमुंड में रिहाइश है मेरी। ठीक है। तो सर मैं खुद ना मतलब कि हफ्ता पहले पाकिस्तान बात कर रहा था। पाकिस्तान में डिफरेंट सर आपको पता माइक्रो एजेंसीज बनी हुई है कि मतलब जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज अ 70-30 रेशो में ना। तो सर मैं खुद यकीन माने बड़ा मतलब इस चीज को रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मेरा सर खुद का इरादा था कि जर्मन मार्केट में ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्योंकि बहुत अच्छी मार्केट है ये इन टर्म्स ऑफ अगर हम अमेजोन से जाते हैं। तो सर ये कि अभी तो मतलब मुझे नहीं पता कि मतलब स्टार्टिंग में क्या डिस्कशन हुआ है, आपने उमर भाई ने जो बताया है, तो इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी मुझे, ताकि मैं फिर अपना हाँ एनालाइज करूं चीजों को। बिल्कुल क्योंकि सर रिकॉर्डिंग मैं तो मिलेगी। और टोटली इंटरेस्टेड हूँ सर इस चीज में। मैं तो सर ई कॉमर्स में तो बहुत ज्यादा सर इंटरेस्ट ले रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से। जबरदस्त रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये मैं ना दोबारा से व्हाट्सएप ग्रुप और ये दोनों लिंक यहाँ शेयर कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर लो, उधर शेयर कर देंगे ना दोनों, ठीक है। अभी सर आप जूम पे भेज रहे हैं मुझे? जूम पे भेज दिया है ना अच्छा सबको, तो इसमें देख लें ये दोनों लिंक चैट में देख कर लेंगे। लें। सर ये ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। ये व्हाट्सएप ग्रुप और एक फेसबुक ग्रुप, ये 2 चीजें ज्वाइन करनी है, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल है। उधर अभी चले बेहतर रिकॉर्डिंग हो फिर गया। भेज देंगे, आज ही भेज देंगे या कल भेज देंगे, मैक्सिमम कल कोशिश करेंगे कि भेज दें जो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग, और पिछले सेशंस की भी इस ग्रुप में पड़ी हुई है फेसबुक ग्रुप में ना। और सर जो रिकॉर्डिंग भी हमारी सारी फेसबुक के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक हो गया। और सर जो भी सर आप लोगों ने सर मीटअप वगैरह रखना है सर, उसको मैं तो सर यकीन माने सर मैं बड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ। तो जहाँ पे भी सर मैं तो कहता हूँ आज ही आप मीटअप ऑर्गेनाइज करें। शेर साहब किधर से, पाकिस्तान में कहाँ सही से? है। तो सर मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ, अच्छा पैदाइश मेरी कराची की है। ठीक है, और अभी डॉर्टमुंड में है, बस मजा अभी आएगा इंशाल्लाह। फिर सर नहीं ठीक है, आपका एक्सपीरियंस भी है। पिज़ेरिया हॉटस्पॉट है, इरफान भाई का रेस्टोरेंट है कोई, पिज़ेरिया हॉटस्पॉट डॉर्टमुंड का बड़ा पाकिस्तानी मशहूर रेस्टोरेंट, उसके पास रही है सर मेरी। ठीक हो गया, चले अब मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। नहीं, अब हमारा नेक्स्ट प्लान यही है कि इंशाल्लाह मिड मई में मेरा है प्लान आने का दोबारा। तो उसमें ये था कि हम सिटीज में मीटअप्स करें, आप लोगों के साथ थोड़ा पर्सनली इंटरेक्शन भी होगा, उससे चीजें मजीद क्लियर होती हैं। ठीक हो गया, मेरे ख्याल में और कोई क्वेश्चन अभी नहीं है। और मोहसिन मोहसिन खान सुन रहे हैं, हमारे सीनियर मेंबर म्यूनिख से, लगता है वो गए हुए। अच्छा जी, मेरे ख्याल में ठीक है। इसको बाकी चीजें है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जैसे जैसे लोगों के इसके बाद सवाल आएंगे वो उसमें पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं। फराज भाई इधर ही हैं। इन्वेस्टमेंट फंड वाला ज़रा भी ये अवेयरनेस, आज का अवेयरनेस का प्रोग्राम था ना आज, ज़रा उस तरह रोड मैप एकदम देना अभी मुश्किल है, क्योंकि पता तो चले लोग इंटरेस्ट शो करेंगे, कितने लोग हैं, लेट्स सपोज 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, या हो सकता है शुरू में 20 आए, उनमें से ग्रुपिंग बनाई जाए या उनको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। किस किस के माइंड मिलते हैं, 2-3 लोग इकट्ठे आ जाते हैं जी, और फिर उनको देख कर, उनकी कामयाबी को देख कर फिर ये बात जो है ना बढ़ती चली जाएगी इंशाल्लाह, ये चेन की तरह ना। तो फराज भी आपको एंड में कहना कहेंगे? एक छोटी सी मैं इनपुट देना चाह रहा हूँ। जी मोहम्मद जी अच्छा भाई, वो बात बिल्कुल सही है। एक यानी कि जो भी आपके पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है ना, ठीक है, जिस तरह हमारा आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो उसमें अगर जस्ट इनिशिएट भी किया जाए ना कि ज्यादा 100-200 के अभी वेट ना किया जाए, स्टार्ट से एक जो जैसा ड्रॉप है 15-20-30 पीपल का, इसी में अगर ग्रुपिंग का यानी इक्वल जो है सेम माइंडसेट पीपल के लोगों को कंबाइन किया जाए, क्योंकि हम वैसे बाकी जो इतने पार्टिसिपेंट है ना, हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है, ऐसे उनमें ही से है 2 लोग जानते हैं, तो इस वजह से हम खुद किसी को मिल कांटेक्ट करेंगे भी तो हमें नहीं पता वो, क्योंकि उसके में फेलियर चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ना, ठीक है। तो और माइंडसेट भी नहीं मिलेगा, या उनकी क्या, फिर भी एक मेंटोरशिप तो चाहिए होगी, लेकिन ये कि आप सिर्फ इनिशिएट कर दें और ग्रुपिंग की तरफ जाना शुरू करें, ताकि है ना एक वही मीटअप कर लें या वैसे इस तरह करना शुरू करें, क्योंकि मीटअप फिर भी थोड़ा तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट जगहों से ताल्लुक जी रखते जी, हैं, मीटअप तो नहीं होता, फिजिकल तो कम ठीक है, वो वर्चुअल मीटअप हो जाए इसी तरह, तो वो मेरा ख्याल ठीक रहेगा, कम से कम इनिशिएट करें।
और ये नहीं कि टारगेट ना रखें कि 200 होंगे तो फिर ही हम कुछ नहीं स्टार्ट नहीं लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, फौरन शुरू जी कर जी मैं एक टारगेट हमारा ना सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है ऐड करना चाहूँगा, कि सजेशन सिर्फ कि मेरे ख्याल में जो भी हमारे मेंबर्स इसमें शामिल हैं या जो अलहदा से भी वो आपको फीडबैक दे देंगे। मेरे ख्याल में अगर आप कोई पूल मनी का जस्ट के 40,000 50,000 या व्हाटएवर, मेरे ख्याल में सारे लोग जो है ना वो ज़्यादा जॉब वाले लोग होंगे, कुछ स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर एक जो पार्टिसिपेंट है इसमें वो $1000 दे सकता है और आप बाद में डिसाइड हो जाता है कि नहीं वो 1500 जो है ना वो बात बनी है या इक्वल करके इतना बन रहा है जो 2000 बन रहा है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग जो है ना वो एग्री हो जाएँगे और मैनेज कर लेंगे कि क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना वक़्ती तौर पे कि एक दफ़ा 1000 दे दिए, 1500 दे दिए या 2000 जैसे ज़्यादा भी, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर एक बंदा जो है अगर वो ज़्यादा दे सकता है तो उसकी वो नंबर ऑफ कह लें कि अटेंडेंस ज़्यादा हो जाएँगी, जन प्रेज़ेंस उसकी ज़्यादा शेयर ज़्यादा हो जाएगा कि अगर वो 2 कर सकता है या 3 या 4 या 5, तो ये बात ठीक है कि थोड़ा-सा एक रफ़ली आप देखेंगे जितने लोग आपको पॉज़िटिव फ़ीडबैक देते हैं, एक थोड़ा-सा कर दें कि जी हमने 50,000 कर लिया या 40 कर लिया या 100,000 कर लिया, तो इसमें आप देखें कि कोई बंदा ज़्यादा कर सकता है या कम कर सकता है, तो ये भी चांसेस हो सकता है। बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, इस पे अभी हमने पैसों को टारगेट नहीं कर रहे, अभी तो हम ये टारगेट कर रहे हैं कि माइंडसेट अपना ना एक माइंडसेट के ऊपर आए। जैसे ये अभी जो ब्रांड है ये तो माशाल्लाह एक्टिवली काम कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर, तो इन्हें समझाना मेरे लिए बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा बंदा जो बिज़नेस में नहीं है, ठीक है? उसको ये चीज़ें समझना, उसको ये रिस्क समझना, उसको ये सारा बिज़नेस मॉडल समझना, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना यूट्यूब लिंक जो आपके साथ शेयर किया है, वीडियोज़ देखें, उनमें तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने दे दी हुई है, तमाम की तमाम बिज़नेस जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि एक माइंडसेट हो, उसके बाद पैसों की बात आएगी, तो पैसे जब आएँगे तो वो तो कोई इश्यू नहीं है फिर। वो 4 लोग होंगे, हमारे पास सफिशिएंट फंडिंग हो जाएगी, हमने शुरू कर देना है। फिर नेक्स्ट 4 लोग आएँगे, सफिशिएंट फंडिंग हो जाएगी, फिर शुरू कर देंगे। तो वो तो कोई इश्यू नहीं है एज़ सच कि हमने वेट करना है 50 लोगों का या 100 लोगों का। वो सिर्फ़ जो 50 लोगों की मिसाल थी, वो सिर्फ़ ये दिखाने के लिए थी कि कम्युनिटी पावर किस तरह से इंक्रीज़ होती है। मतलब 1-1, 2-2 इंडिविजुअल हम क्या करते हैं और अगर ज़्यादा लोग होंगे तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली तो ये फर्स्ट स्टेप है आज एक कम्युनिटी बनने की तरफ कि हम बिज़नेस कम्युनिटी बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको ये है कि नेक नीयति के साथ चले हैं, तो नेक नीयति के साथ आगे चलाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब इसमें सबके फ़ायदा है। ये नहीं मैं कहता कि इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है या आपका फ़ायदा कम है, इसमें हर इंसान का ही फ़ायदा होगा जो इसमें शामिल होगा और डेफ़िनेटली हम जो नीयत है वो यही है कि हम इसको मैक्सिमम प्रॉफ़िट की तरफ जाएँ, मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट देने की तरफ जाएँ और इसको स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के तौर पे डेवलप करें और फिर जो है मतलब सब एन्जॉय करेंगे उस बेनिफिट को, वो किसी एक के एन्जॉयमेंट के लिए नहीं है, वो सब एन्जॉय करेंगे उस बेनिफिट को। बिल्कुल सही। थैंक यू जी, सर थैंक ये सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, एकदम माइक ओपन कर दी है, लेकिन सर मैं सर आपको सर एक और बात बताना चाहता हूँ। सर हम तो सर ये 4-4 बंदों की सर पार्टनरशिप का सोच रहे हैं ना सर। पाकिस्तान में सर सर एक ग्रुप है 10 लड़कों का। सर उन लोगों ने यूएस में प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तकरीबन सर उन सबकी सर क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट थी कोई $60,000। सर 10 लड़के थे, उन्होंने किया था, मतलब 5 लड़के कराची के थे, 1-2 लाहौर के थे और 1-2 फैसलाबाद के थे। अब सर उनका अभी रिसेंट सर उनकी सर मेरी मतलब कि सर मेरा मेरा दोस्त मुझे बता रहा था, मेरी बात हो रही थी, उसने सर मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, $40,000 के सर अभी उनका प्रॉफिट ही आया है। सर बात क्या है करने की, जब सर ज्यादा पार्टनर्स होते हैं तो सर ये कि फिर अल्लाह की तरफ से सर एक नसीब भी बड़ा हो जाता है। अब एक बंदे का नसीब है, उसके साथ 10 नसीब जुड़ जाएंगे ना तो सर बहुत अच्छा होता है। और सर मैं तो सर उन 10 लड़कों की स्टोरी सुन के बड़ा सर इंस्पायर हुआ। $40,000 सर कम सेल नहीं है और उनकी पर प्रोडक्ट सर वो 40% सर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखिए यही कम्युनिटी का यही फायदा था कि जब 6 लोग इकट्ठे हुए हैं तो 60,000 एक बंदा नहीं कर सकता था, 10-10 करके उन्होंने इकट्ठे कर दिए। ठीक है, जितने ज्यादा पैसे होंगे उतना बंदे का हौसला बढ़ जाता है, उतना ज्यादा अच्छा काम हो जाता है। अब सर उन लोगों ने अब सर देखें, अब सर जब इतना जब अमेज़न के सर एक अमेज़न के ना अकाउंट हेल्ड होती है।
अब सर देखिए, अब सर अमेजोन को सर जारी बात है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं सर, वो पीपीसी चला रहे हैं, पे पर क्लिक चला रहे हैं, अमेजोन भी खा रहा है पैसे, वो खुद भी प्रॉफिट्स बना रहे हैं। अब सर वो जारी बात है एक बहुत हैवी किस्म का ब्रांड बना हुआ है। अब सर उन लोगों ने अपनी नीश में, अपनी प्रोडक्ट लाइन में पहले एक प्रोडक्ट से शुरू किया था, अब वो इस मुकाम पे आ चुके हैं कि वो 3 प्रोडक्ट्स उसी प्रोडक्ट लाइन में लगा रहे हैं। जैसे किचन की नीश है, किचन में टावल बेच रहे हैं उन्होंने सर वो चमचे भी बेचना शुरू कर दिए, स्ट्रेनर भी बेचना शुरू कर दिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, मतलब प्रोडक्ट लाइन बढ़ा रहे हैं। कल को सर जैसे जैसे अमेजोन ग्रो हो रहा है तो उनका ब्रांड सर ऑब्वियसली ग्रो होएगा। और सर और अगर ब्रांड है ना, जो मर्जी उसमें सेल करें, सर वो अगर वो उसको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, सस्टेन करते हैं, सर देख लेना 5 साल बाद सर जैसे हमारे एडिडास पूमा का नाम चलता है, अच्छा सर उनका भी सर ऑनलाइन नाम चलेगा। डेफिनेटली बहुत अच्छे ब्रांड हैं जो पाकिस्तानी लोगों के बने भी हुए हैं, अभी भी हैं। तो अब सर एक और है सर वो करना चाह रहे हैं। जी सर, अब सर एक और है वो फैसलाबाद में सर जिब्रान नासिर सर उनका नाम है, जिब्रान नासिर सर, वो भी यूएस में होते हैं सर। उनकी तो सर पाकिस्तानी रुपयों में सर कम से कम 2.5-3 करोड़ की सर पर मंथ सर सेल उठाते हैं। तो सर वो पूरा कंटेनर वहां से लोड करवाते हैं कराची, उधर से फैसलाबाद से सर। वो बेसिकली ना इसमें बेडिंग नीश में या बेड वगैरह की चीजें वगैरह बेचते हैं। तो सर ये पूरा मतलब उन्होंने अपना वहाँ पे सिस्टम बनाया है, वो फैसलाबाद में, वहां से कंटेनर लोड होता है सीधा यूएस न्यूयॉर्क अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचता है। और वहां पे सर क्योंकि सर अमेजोन का सर ये फायदा है कि सर उसमें ना आपको इतनी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पिक पैक शिप सारा अमेजोन इटसेल्फ खुद करना है। हमने बस क्या करना है, हमने बस अमेजोन का एफबीए मॉडल फॉलो करना है, उनके वेयर हाउस में इन्वेंट्री पहुंचानी है, बकाया पिक पैक शिप सर उनकी जिम्मेदारी है। जी सेठ साहब तो बहुत मोटिवेटेड है, मेरे ख्याल में अच्छी बात है, इनकी एनर्जी से बड़ा अच्छा ग्रांट है इनमें। वेरी गुड, आप आगे जाएंगे बहुत इंशाल्लाह। और जर्मनी की पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी एक एनर्जेटिक बंदे का इजाफा हुआ है। वेलकम टू जर्मनी, राब्ते में रहेंगे हम लोग। थैंक यू, ठीक है इंशाल्लाह सर। आप लोग मीटअप रखे सर, मैं हाजिर हूँ सर। आप बेटा बर्लिन फ्रैंकफर्ट जहाँ मर्जी रखे वहाँ आ जाऊंगा, कोई टेंशन की बात ठीक हो गया, जबरदस्त, बिल्कुल बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। मीटअप जरूर रखें सर। ठीक, रख वो भी रख, जल्दी प्लान करते हैं इंशाल्लाह। फराज भी आ रहे हैं ना अगले महीने, तो हम नहीं, फराज मई में ही आ रहे हैं ना आप? हाँ मैं इंशाल्लाह। तो बस फिर वो 2-3 जगहों पे हम तक, क्योंकि जर्मनी में भी लोग सब बिजी हैं, ट्रैवलिंग मुश्किल होती है सबके लिए, तो हम प्लान करें कि एटलीस्ट 3 शहरों में हम कोशिश करें कि छोटे छोटे गेट टुगेदर रख लें, तो जो जिसके लिए जो शहर करीब हो वहाँ पे वो आ जाए। तो इंशाल्लाह ये अब इनके जैसी डेट्स प्लान होती है तो मैं वेन्यूज देखना शुरू करता हूँ, तो इजी से ना मीटअप्स रखते हैं जर्मनी के 3 कॉर्नर्स में। मेरे ख्याल में एक तो हम उमर भाई की करीब कहीं कहीं रखेंगे ना, तो हनोवर हैम्बर्ग वाली साइड पे एक म्यूनिख हो जाए, एक फ्रैंकफर्ट और एक बर्लिन का, इन 4 वेन्यूज में से किसी तरफ करते हैं कुछ इंशाल्लाह। ठीक है मेरे ख्याल में। और इलियास भाई कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? कर दिया ऐड, मैं भूल गया। मेरे ख्याल में इसके साथ ही हम रैप अप करते हैं। तो फिर इसके बाद, क्योंकि आज थोड़ा आइडिया हो गया, फिर इसको प्रॉपर एक प्लान बनाकर तो नेक्स्ट टाइम एक ज्यादा कंप्लीट प्रोग्राम से इस टॉपिक पर आएंगे। उमर भाई भी फीडबैक लेंगे और बाकी लोगों से भी। और एक अच्छा जी, राना हसन, अच्छा लगा उमर भाई से भी बात करके, आज जो ना बड़े से बात हुई है जी। ठीक हो गया फिर राज भाई? ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सबका, बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।